तो क्लास कैसे आप लोग, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फुल तैयारी में। और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर आपकी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसके अंदर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसमें जो डेटा है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। देखो, यही सारी चीज तो पढ़नी है आज के चैप्टर में। कैसा बस यही पढ़ेंगे? गैस वैस ना 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 भाई साहब, इसके अलावा हमें यह भी पढ़ना है कि बारिश कैसे आती है। देखो क्लास, ये बात तो सही है कि हम सब सांस लेते हैं, ठीक है। तो क्या जब हम सांस लेते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल, ठीक है। तो क्या है, ये बिल्कुल सही है? क्या बिल्कुल सच है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं है। क्या सिर्फ हमारी नाक के अंदर फिल्टर फिक्स है, ठीक है, N20 वाले, कि आप लोग और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए? आप कहोगे नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि बच्चे, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी गैसेज हैं। तो जब आप सांस भरते हो तो आपके साथ, मतलब आपकी सांस के साथ ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी चीजें अंदर जाती है फेफड़ों के अंदर। वो है। अच्छा हाँ बेटा, तभी ऊपर वाले ने तुम्हारी नाक के अंदर फिल्टर फिक्स करके दिए हैं, इसको हेयर कहते हैं। पता ही नहीं होगा, है ना? आप तो ऐसे करते रहे होगे। भैया फिल्टर हैं ताकि आपके साथ जो आप एयर ले रहे हो ना, आप जो इनहेल कर रहे हो, वो जो एयर के अंदर पार्टिकल्स है वो यहाँ पे फिल्टर होके फिर जाए। समझ में आया? भेजे में आया क्या आपको? हाँ सर आ गया। तो सर आपने ये कहा कि ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी गैसेज है। बिल्कुल है सर। कौन कौन सी गैसेज है? ये बात सही है। सर आपने कहा कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी और चीजें भी जाती हैं। वो क्या क्या चीजें हैं? ये आई ना बात। यही सारी चीज तो पढ़नी है आज के चैप्टर में। क्या सर बस यही पढ़ लेंगे? गैस वैस ना 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 मुन्ना ना मुन्ना ना भाई साहब, इसके अलावा हमें यह भी पढ़ना है कि बारिश कैसे आती है। कहोगे हैं बारिश कैसे आती है सर? ऐसे आती, ऐसे नहीं आती, ठीक है। सारे कंसेप्ट, यानी हमारे नेचर के अंदर कितने सारे कंसेप्ट है। कहाँ प्रेशर, कहाँ सर प्रेशर। हाँ ये तो साइंस का कंसेप्ट है, फिजिकल ना, 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 ना। आज हम फिजिक्स भी पढ़ेंगे मेरे लाल। केमिस्ट्री हम सेकंड चैप्टर पढ़ के आए हैं, आज फिजिक्स पढ़ेंगे थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि यह जो हमारी अर्थ है ये किस चीज से कवर है, कैसे कवर है, क्या क्या चीजें हमारे पास। देखिए, हमारी जो अर्थ है ना वो कवर्ड है एक ब्लैंकेट में। और वो ब्लैंकेट किसका है? वो ब्लैंकेट है गैसेस का मेरे बच्चे, ठीक है। इस तरीके से मान लो, ऐसे ओढ़ के बैठिए हमारी अर्थ, ठीक है, ठीक है क्या? ऐसे ओढ़ के बैठिए गैसेस का एक ब्लैंकेट मेरे बच्चे। ध्यान से देखो। देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारे गैसियस ब्लैंकेट्स की, ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या है? ठीक है, जो अर्थ का जो ब्लैंकेट है ना एयर का, उसको हम कहते हैं एटमोस्फेयर। इट इज पुल्ड डाउन अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी ने इसको नीचे पकड़ रखा है, मतलब ग्रेविटी आपको पता है नीचे लाती है। तो ऐसे ही एटमोस्फेयर को नीचे खींच रखा है किसने? ग्रेविटी। मतलब एटमोस्फेयर को किसने खींच रखा? ग्रेविटी ने ऐसे पकड़ के, कहीं नहीं जाएगी एयर, यहीं रहेगी। और एयर ऐसे ही है यहाँ पर। इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस वेरियस प्रोपोर्शन। अलग गैसेस है अलग अलग प्रोपोर्शंस के अंदर। वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। हर एक सबके लिए जरूरी है जो अर्थ पे है। द एटमॉस्फेयर शील्ड अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। जो हार्मफुल रेडिएशंस है उनसे हमें बचा रहा है। आपको पता है यूवी रेस से बचाता है, ठीक है। आपको पता है बच्चे, यूवी रेस से हमें कौन बचाता है? आपको सर ओजोन लेयर। यस, जो हमारे पास यूवी रेस जो आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, उससे हमें कौन बचाता है बेटा? ठीक है, उससे हमें बचाता है ओजोन लेयर, ठीक है। आपको क्या? यस सर, यस मेरे बच्चे, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है इससे। क्लियर? चलिए अब देखिए आगे। इट इज रेगुलेट अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन करती है। आप क्या होगा सर टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? देखो, सन की रेज आती है, आप कहोगे हाँ सर आती है, बिल्कुल आती है। सन अपनी हीट देता है, बिल्कुल देता है। तो बेटा सन अपनी हीट वापस भी ले लेता है, ले लेता है। मतलब इट इज जस्ट लाइक, जब हम पढ़ते हैं हीट बजट, ठीक है, तो इस तरीके से मानो ये अर्थ है जैसी है, सन ने अपनी रेज भेजी, ठीक है, हीट भेजी। अब यहां से डिफ्लेक्ट होके भी हीट ऊपर जाती है, ठीक है। हीट बजट के अंदर आई हमारे पास 100 यूनिट्स हीट, ठीक है। इनकमिंग और आउटगोइंग भी कितनी है? 100, ठीक है। और यही है हीट बजट। सेम ऐसे वहां पे दिखा रखा है, सन से एनर्जी आती है और रिमेनिंग एनर्जी एस्केप बैक इनटू स्पेस। कुछ हमारे पास है, बाकी बाहर निकल जाती है। कुछ हमारे यहाँ पे जो एयर है वो उसको रख लेती है, पकड़ के रख लेती है कि यहीं रहो। इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है।
आप समझ में आया कि अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? सन की हीट आई, बिल्कुल आई सर, यहाँ पे ट्रैप हो गई ड्यू टू गैसेस। अच्छा सर, थोड़ी बहुत बाहर निकल गई, बाकी जो बची वो टेम्परेचर बढ़ा रही है। मतलब एक कमरा है जिसके अंदर आपने एसी वेसी धीरे बंद कर दिया, सब कुछ आ तो गए हो, ठीक है, बाहर एसी से निकल के, मतलब बाहर एसी लगा हुआ था आपके लिविंग रूम में, आप आए, अंदर आए, जैसे ही अंदर आते हो यहाँ पर सीधे एसी वेसी सब पंखे वंखे बंद कर दिए, तो आपको गर्मी लगने टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यही चीज होती है यहाँ पर। क्लियर? चलिए, अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट सिस्टम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, ये सारे की कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर के अंदर जो उसको, ठीक है, बदलते हैं या फिर ये चीजें बदलती हैं। चलिए, अब सबसे पहले बात आती है हमारे पास गैसेस की, कि हमारे पास गैसेस कौन कौन सी है, ठीक है, और कैसी कैसी है, ठीक है, कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। कंपोजिशन की अगर मैं बात करता हूं एटमॉस्फेयर की, तो बेटा एटमॉस्फेयर बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। सिर्फ अगर हम कहते हैं सर इसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस है, नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसमें गैसेस नहीं आती, इट इज नॉट अबाउट गैसेस। इसमें आपके पास डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वो भी आते हैं आपको, ओके सर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं, ओके, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल है। इसके अलावा वाटर वेपर्स हैं, क्या है बच्चे, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर भी है इसके अंदर, ओके सर, वाटर वेपर भी है, ठीक है। चलिए, अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, द टू प्राइमरी मोस्ट अबंडेंट गैस दैट आर एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, गैसेस है, ठीक है, गैसेस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलती है हमें, ठीक है। अगर हम इसका इमेज के अंदर देखें तो नाइट्रोजन 78% है हमारे पास, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस है। क्लियर? ठीक है, टू प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट गैस है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, जीनियम, ठीक है, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ैनन, ओजोन एंड हाइड्रोजन, वो दूसरी गैसेज है एटमॉस्फेयर में, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, कम क्वांटिटी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। बिसाइड दिस द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट वाटर वेपर एंड टिनी डस्ट पार्टिकल, जो मैंने जस्ट आपको बताया कि इन सब के अलावा और क्या है, गैसेस के अलावा क्या डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स भी होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब आपको सर डस्ट पार्टिकल कैसे पता चलते हैं, मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जब जब आपके यहाँ पे बारिश होती है तो आपने देखा होगा ना, बच्चे बाल्टी रख देते हैं, आपके छत पे बाल्टी रखी होगी, ठीक है, आपके आसपास अगर मकान नहीं है और बारिश होती है तो आप क्या देखते हैं, जो बकेट है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी रेत आ जाती है। आपको तो हाँ सर, रेत आई कहाँ से? हाँ सर, बात तो सही है, रेत आई कहाँ से? आपने तो नहीं डाली, बाल्टी साफ थी, रेत कहाँ से आई? सर, ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, लेकिन होता तो है ना। मैं बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या कार्बन पार्टिकल जो भी होता है, ठीक है, वो एज अ सेंटर काम करता है, एज अ सेंटर काम करता है, किसके लिए, ड्रॉपलेट्स के लिए। ड्रॉपलेट्स आके इसके ऊपर जमा हो जाती है, और धीरे धीरे वो, क्योंकि इवेपोरेटेड वाटर है, ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, साथ में एक सेंटर लेके गया। अब ये सेंटर जब मिलता है तो वो क्लाउड फॉर्म करता है, और फिर वो जब नीचे आता है तो साथ में डस्ट भी आएगी। कॉमन सेंस, ठीक है। चलिए, अब एक बार इमेज के डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। देखो, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है हमारे पास, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दूसरी गैसेस है। क्लियर? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वेरी करता है, बट इट जनरली रेंज फ्रॉम 0.1% टू 4%। 0.4% है वाटर वेपर। एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्लाउड फॉर्मेशन, precipitation यानी बारिश। अब precipitation को हम कॉमनली बारिश मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। पर्सिपिटेशन का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता, मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा। पर्सिपिटेशन का मतलब क्या होता है, देखो, प्रेसिपिटेशन का मतलब है, ठीक है, हाफ लिख रहा हूँ, कहीं ऐसा कहो चल जी छोटा लिख रहा हूँ। पर्सिपिटेशन का मतलब है वाटर का, ठीक है, वापस अर्थ पे आना, ठीक है। जो वाटर है, ठीक है, वाटर साइकिल के अंदर जब वाटर इवेपोरेट होके जाता है, कंडेंस होता है, उसके बाद जब वो दोबारा से अर्थ पे आ रहा है, उसको हम पर्सिपिटेशन कहते हैं। अब ये अलग अलग टाइप की हो सकती है भाई, स्नो भी हो सकता है, स्नो के फॉर्म में भी आ सकता है, स्लीड भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर हो सकता है, अगर वाटर वाटर के उसमें आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं बेटा, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से आता है। जैसे नाइट्रोजन है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी देती है एटमॉस्फेयर को, ऑक्सीजन है हमें ब्रीदिंग, ठीक है, आर्गन है मेंटेन करता है स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर को, कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट करता है अर्थ के टेम्परेचर को। क्योंकि देखो, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जिस वजह से हमारा यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर दोगे तो चीजें ही खत्म हो जाएंगी, प्लांट्स एंड हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतनी ज्यादा उसका प्रोडक्शन ना हो जाए कि वो हमें नुकसान दे। दूसरे अदर गैसेस है, ठीक है। देखिए, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हवा तो आ गई, लेकिन हवा के साथ साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके से, वो किस तरीके से है। जैसे हमने अभी जस्ट बात करी है, मैंने तुम्हें बताया है कि भाई
प्रेसिपिटेशन अलग अलग तरीके से होती है, वो हम आगे भी देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन होती कैसे, ठीक है। लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है? एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं। क्या है बच्चे? लेयर्स, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं टेम्परेचर अलग अलग वैल्यू में जाता है। अब आपको सर अलग अलग वैल्यू में कैसे? मैं बताता हूँ, देखो ट्रोपोस्फेयर जो है बेटा वो पहली लेयर आती है हमारी, ठीक है। अब आपको सर क्या इसी में पढ़ा दोगे? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। देखो हम एक एक करके सबको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं पढ़ना, सबको अलग अलग तरीके से पढ़ना है। सबके लिए एक एक इमेज है, एक एक डायग्राम है हमारे पास। बट अभी जो समझा रहा हूँ वो समझो पहले, ठीक है, क्योंकि वो इसी में समझ में आ सकता है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और उससे भी पहले अगर मैं इसको और वे में मतलब इजी कर दूं तो एक चीज समझना मेरे बच्चे, ठीक है। एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, इट ऑटोमेटिकली सेज कि हमारी जो हाइट है, ये एल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड जो है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड, ठीक है, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड मेरे बच्चे कम होगा यानी हाइट कम होती है, वैसे वैसे मेरे बच्चे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे टेम्परेचर मेरे बच्चे बढ़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये गोल्डन रूल है, ठीक है। इस गोल्डन रूल को हमेशा मत्थे में रखना, दिमाग में रखना, केमिस्ट फिजिक्स से लेके हर जगह, क्योंकि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, ठीक है। टेम्परेचर कम मतलब ऑल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है, हाइट घटती है टेम्परेचर बढ़ता है, सिंपल, ठीक है। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। अब सुनना मेरे बच्चे, अब हम ऊपर जा रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर की बात है ये, क्योंकि हर एक जगह ना ये सिचुएशन अलग हो जाएगी। ये सिचुएशन कुछ जगह पे मतलब कुछ जगह पे ओके है, लेकिन बाकी जगह पे वेरी नहीं करती। अभी हम तो फिर सर वेरी नहीं कर मतलब वेरी करती है अलग अलग जगह, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि बेटा हम जहां तक जान पाए हम उतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये जो लेयर्स होती हैं डिफाइन है बेसिक चेंजेस जो टेम्परेचर और डेंसिटी में होती है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड पे। द डेंसिटी ऑफ एयर इज हाईएस्ट नियर द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, इसको तो मैं ए, 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 हे, ठीक है, क्यों है अब मैं बताता हूँ। देखो डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो हाईएस्ट कहाँ होती है? नियर द अर्थ सरफेस के पास। और डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो एयर की डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। यानी एयर के पास जो एयर होगी वो ज़्यादा डेंस होगी, लेकिन ऊपर डेंस नहीं होगी। क्लियर? चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। जो सबसे पहली लेयर है हमारी, ये वो पार्ट है बेटा जहां हमारी सारी की सारी, आप ये कह सकते हो, वेदर फिनोमिनाज होते हैं। वेदर फिनोमिना चाहे बारिश हो, तूफान आए, आंधी आए, सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। द ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर विद एन एवरेज हाइट ऑफ 12 किलोमीटर्स। कितनी है बेटा? 12 किलोमीटर्स हाइट है इसकी, एवरेज हाइट। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे मैंने आपको क्या बताया था बेटा, देखो ऑल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ेगी, ऑल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ती है, ठीक है, टेम्परेचर घटता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये गोल्डन रूल आप हमेशा ध्यान रखोगे बेटा। एज द हाइट इंक्रीजेज टेम्परेचर डिक्रीजेज, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लैप्स रेट। हर 165 मीटर पर, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं लैप्स रेट। क्या कहते हैं बेटा? लैप्स रेट। यही होता है हमारे पास लैप्स रेट, ठीक है। चलिए, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, जो हम सांस लेते हैं वो एयर यहीं पर है। वाटर वेपर, क्लाउड सब यहीं पे मिलते हैं। नियरली ऑल द वेदर फिनोमिना, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि सारे के सारे वेदर फिनोमिना जैसे रेनफॉल, फॉग, हेल्स यहीं पर होंगे। दैट्स द रीजन कि यहाँ पे प्लेन फ्लाई नहीं करते, ठीक है। द ट्रोपोस्फेयर सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर बाय अ ट्रांजिशन जोन नोन एज द ट्रोपोपॉज। अब ये क्या है? जो ट्रांजिशन जोन है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं बेटा? ट्रोपोपॉज, ठीक है। ये रहा ट्रोपोपॉज आपका, ये रहा ट्रोपोपॉज, ठीक है। ट्रोपोपॉज ये रहा स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के मिड का पार्ट जहां से ट्रांजिशन जोन है, दैट्स कॉल्ड ट्रोपोपॉज। सेम वही चीज है। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड।
द एयर वी ब्रीथ यहीं पे मिलती है, ट्रोपोपॉज, क्लियर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सी लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर कैसी है, एक्सटेंड होती है 50 किलोमीटर तक। कहाँ तक जाएगी बेटा, 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक इस बेचारे की हाइट है, ठीक है। इसी ये जो लेयर है यहाँ पर एरोप्लेन्स उड़ते हैं बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे कोई वेदर फिनोमेना नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। This layer is ideal for the flying airplanes because it is free from clouds and other weather disturbances. There is no single disturbance of weather. That's why it is very favorable to fly the planes. Clear? And most of the, we can say most, it is the major part where we fly the planes. Clear? A notable feature of this stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. One of the most basic and the important feature that it contains ozone gas. It contains ozone gas. Clear? It contains ozone gas. That's the part. ठीक है? Which shield us, जो हमें shield करती है किससे, मैंने आपको पहले ही बताया था, UV rays से, वो अल्ट्रावायलेट रेजेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रेजेस से। अब यूवी रेजेस क्या करते हैं बेटा, यूवी रेजेस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट कॉजेज कैंसर, स्किन कैंसर हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी डिजीज हो जाती है हमें। द स्ट्रेटोस्पोज मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के जो मिड का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज। क्या कहते हैं बच्चा, स्ट्रेटोपॉज। यही सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मीजोस्फीयर। अब देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ड मैं वर्ड बता देता हूँ, मीजो। आपको सर मीजो लिखा तो है बेटा, नहीं, मीजो का मतलब होता है मिडल, मीजो का मतलब होता है मिडल, ठीक है। और मीजोस्फीयर क्यों, अब मैं इसको अगर मैं बड़ी इमेज के अंदर दिखाऊं आपको, ठीक है, तो एक चीज देखो, मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर मिडल में आ रही है, ट्रोपो स्ट्रेटो एक्सो थर्मो के बीच में है मीजो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मीजोस्फीयर। मीजो मतलब मिडल वाली स्फीयर, स्फीयर, ठीक है। चलिए मीजो मीन्स मिडल। ये 80 किलोमीटर तक है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। देखो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर घट रहा है जैसे जैसे बढ़ेगा। आपको सर अभी तक तो घट रहा है, हाँ पता है लाल मेरे, अल्लाह रुक जाओ इसके बाद भी है। यहाँ पर एक फायदा और होता है, इसको कैसे और याद कर सकते हो मीजो के अंदर, बेटा यहाँ पे मीटियोर्स बर्न होते हैं, जितने भी मीटियोर्स होंगे वो यहाँ पे बर्न हो जाते हैं, बर्निंग, ठीक है। और यही चीज रीजन है, आप कहते हो ना देख के अरे तारा टूट रहा है, अबे तारा नहीं टूट रहा, तारा टूटेगा तो ब्लैक होल बनेगा चाचा, समझ में आ रहा है। एक तारा टूटेगा निकल जाएगा सब कुछ। तारा नहीं टूटता, मीटेरॉइड होता है, ऊपर से आ रहा होता है, एटमॉस्फेयर में आता है, अर्थ की आग लग जाती है और हमें शू ऐसे जाता हुआ दिखता है, तो हमें लगता है तारा टूटा है, विश मांग लो। अरे नहीं यार, मोस्ट मीटेरॉइड्स एंटरिंग फ्रॉम स्पेस बर्न अप इन द मीजोस्फीयर, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ठीक है। 80 किलोमीटर की हाइट है, ठीक है। अब इसके बाद मीजोस्फीयर के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम आयनस्फीयर भी पढ़ते हैं बहुत बार, ठीक है। तो आयनस्फीयर क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑरोराज, ठीक है, आपने सुना होगा, देखा होगा, नहीं देखा हो तो हम देखेंगे अभी ऑरोराज, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट्स जिसको हम कहते हैं, क्लियर, वो भी मिलती है। देखो टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली। अब देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। गैस मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर एब्जॉर्ब एक्स रेज, यहाँ पर एक्स रेज एब्जॉर्ब करते हैं, शॉर्ट वेव यूवी रेज जो आती हैं सन से, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। द थर्मोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 टू 700 किलोमीटर। जो थर्मोस्फेयर है वो 80 से 700 किलोमीटर, 80 टू 700 किलोमीटर के रेंज बाउंड के अंदर आता है। इट ऑल्सो हेल्प्स विद रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इसको आयन स्फेयर कहा जाता है बेटा। ये चीज भी ध्यान रखना, इसको आयन स्फेयर भी कहते हैं हम। आयन स्फेयर क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे आयंस मिलेंगे, यहाँ के जो मतलब आयन पार्टिकल्स जो होते हैं ना, आयंस जो आपने साइंस में पढ़ा है वो मिलते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ से ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है, कनेक्टिविटी जल्दी होती है। बाय रिफ्लेक्टिंग रेडियो इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ बैक टुवर्ड्स इट, ठीक है। आयनस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द, ठीक है, थर्मोस्फेयर। आयनस्फीयर जो इसका पार्ट है, आयनस्फीयर पार्ट है किसका, थर्मोस्फेयर का। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। एडिशनली मतलब ये वाला, दिस इज क्या, एडिशनली द नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स ऑरोराज आल्सो अकर इन द थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर में ऑरोराज भी बनती हैं। ऑरोराज क्या है, कैसे बनती हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। क्लियर यहाँ तक बच्चों, होपफुली यहाँ तक सारी चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर आता है एग्जोस्फेयर, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता बेटा।
होपफुली इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि बाहर जाके टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि अभी तक हमने तो कहा ही नहीं कुछ, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की, इसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। बहुत थिन एयर होती है, बहुत ज़्यादा थिन। लाइट गैसेस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट करती है स्पेस में क्योंकि वीक ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी वीक है यहाँ पर, तो यही एयर यहाँ पे फ्लोट कर सकती है, वरना तो नीचे है। ऑल ऑफ दीज लेयर्स प्ले एक वाइटल रोल प्ले करती हैं अर्थ के एटमोस्फेरिक प्रोसेस में और अफेक्ट करती हैं उसके वेदर और क्लाइमेट को। ये चाहे एयर हो चाहे लेयर हो, ये सब हमारे वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, जिस वजह से हमें अलग अलग वेदर फिनोमिना, अलग अलग सीजन्स हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम सारे के सारे आपको कह सकते हो सीजन्स मिलते हैं, ठीक है। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एग्रीकल्चर न्यूमरस फेज में होता है। आपको नहीं नहीं सर हमारे यहाँ पे एवोकाडो तो नहीं होता बेटा, सिर्फ मौसम से एवोकाडो ग्रो नहीं होगा मेरे बच्चे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। 10th में पढ़ेगा अच्छे से जब एग्रीकल्चर का चैप्टर आता है, ठीक है। उसके अंदर हमें पता चलता है कि सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर फैसिलिटीज, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं मेरे लाल चुन्नू। आज आगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। देखो यहाँ पर एक्सोस्फेयर वाला पार्ट है जो 700 किलोमीटर से अप है, ठीक है। ये है आपका पूरा एक तरीके से दोबारा से वही इमेज जो अभी हम पढ़ के आए, ठीक है। एक्सोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर है, थिन एयर होती है, हीलियम हाइड्रोजन मिलती है, सैटेलाइट्स, ठीक है। मैनी सैटेलाइट ऑर्बिट विद इन जस्ट अबव दिस लेयर, इससे जस्ट हल्के से ऊपर ही होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड लो डेंसिटी पार्टिकल्स एयर कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारी चीज़ें हमारे लिए। चलिए देखिए ऑरोराज जो हमने बात करी थी, ठीक है, जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। आपको बहुत आपने पिक्चर्स देखी होंगी या रील्स देखी होगी और आपने कहा क्या मज़ा है, बड़ा हो गया पैसा कमा के यहीं जाना भाई साहब, यहीं जाना बेटा, नहीं जा पाओगे। क्योंकि जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो ना, उस हिसाब से तुम दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाओगे, दिल्ली छोड़ो अपने शहर से बाहर नहीं निकल पाओगे तुम। तो ढंग से पढ़ो अगर जाना है तो घूमने। द वर्ड अरोरा ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन मीनिंग डॉन, ठीक है, और मॉर्निंग लाइट इसका मतलब है, ठीक है। इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ओरोरा, ठीक है, ओरोरा के नाम पे है, द गॉडेस ऑफ डॉन, एंड रेफर्स टू द कलरफुल डिस्प्ले ऑफ द लाइट सीन इन द स्काई ऑफ द नॉर्दर्न पोल्स, और नॉर्दर्न पोल्स के अंदर दिखती है। ये किस तरीके से है, देखो सोलर विंड्स आती हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर से लाइट डिफ्लेक्ट होती है बेसिकली, क्लियर। अब कैसे है देखो, द सोलर विंड चार्ज पार्टिकल जो होते हैं एमिटेड द सन, एमिट होते हैं, अपॉन रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेरिक डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल्स की तरफ जाते हैं, और जिस वजह से वहां से आपको पता है प्रिज्म की तरह लाइट बिखरने लगती है, क्लियर। मैग्नेटिक पोल्स एट दीज पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ होते हैं, गैस ग्लो करने चालू करती हैं पर्टिकुलर कलर के साथ, एक एक पर्टिकुलर कलर के साथ वो मतलब दिखने लगता है। अच्छा अच्छा, इसका ना इसको ऐसे समझ लो जैसे रेनबो, रेनबो देखा होगा ना, रेनबो की तरह ही होता सेम, ऐसे मान लो। ये जो फिनोमेना है इसको ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड द ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अर्थ की, ठीक है, ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इस वजह से इसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, क्लियर। तो यानी दोनों तरफ दिखेगी, दोनों तरफ आप कहीं पर भी जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, वो मौज लो, कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें हमें तो नहीं है भाई साहब। और बोलियोसिस और ऑस्ट्रेलियोसिस, ठीक है। देखो यहाँ पे कलर अलग है, वहाँ कलर थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बेटा देखो अगर इससे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ, क्वेश्चन पिकअप करना चाहूँ, तो मैं कौन कौन सा क्वेश्चन पिकअप कर सकता हूँ, यहीं पे मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ जो तुम्हारी टीचर पिकअप कर सकती है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन लिखना भी चाहूँ तो, अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो, ठीक है, एक्सप्लेन डिफाइन लिख लेना, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्सप्लेन या डिफाइन, ठीक है। आपके जितनी भी लेयर्स हैं, चाहे वो ट्रोपो हो, ठीक है, स्ट्रेटो हो, ठीक है, मीजो हो, ठीक है, या फिर ट्रोपो हो, स्ट्रेटो हो, मीजो हो, ठीक है, थर्मो हो, ठीक है, या एक्सोस्फीयर, इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। या फिर अगर मैं और डीप जाना चाहूँ तो मैं गैसेस की फॉर्मेशन पूछ सकता हूँ, मैं फॉर्मेशन तो नहीं,
ठीक है, गैसेस की कॉम्पोजिशन पूछ सकता हूँ, अभी तक ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक टिल नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। और अगर शॉर्ट आंसर में आएगा तो व्हाट इज ऑरोलिस, ठीक है, ऑरोरा बोरेलिस, ये इसमें से क्वेश्चन निकलते हैं तुम्हारे, इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन अभी इस टॉपिक पे नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, अब आता है सबसे मेजर टॉपिक इस चैप्टर का, जिसको हम कहते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि गैसेस कैसे बनती हैं, हमारे पास टेम्परेचर कैसे हाई होता है लो होता है, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है वेदर और क्लाइमेट, ये सारा इफेक्ट कैसे होता है, कौन कौन सा वेदर, मतलब वेदर में क्या डिफरेंस है, क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, वेदर कैसे चेंज होता है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें अब हमें पढ़नी है मेरे बच्चे। चलिए देखिए, अब पहले बात करते हैं वेदर की। देखो पल पल जो बदल जाए वो वेदर है। जैसे तुम्हारा दोस्त, ठीक है, पार्टी बदल लिया, वो है वेदर। जो ऐसे मतलब यूं बदल जाए, मेरा यार बदलना जाना मौसम की तरह, सुना गाना, मेरा यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो बड़ा जो मौसम है वो पल पल में बदलता है, ठीक है, पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे, सुना, हाँ बस वही वाला, ठीक है। रेफर्स टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर, डेली क्या है, अभी बारिश है, अभी धूप निकल गई, तो वेदर। हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, किसी को परेशान कर सकता है, वाइल प्लीजेंट और बिजी वेदर होता है, ऐसे खुशी होती है, पिकनिक में चले जाते हैं, इंडिया गेट पे आगे चद्दर बिछा के आराम से पिकनिक मनाते हैं घर वाले। अब तो नहीं होता खैर ऐसा, पहले जब हम छोटे थे तो हमारे फादर लेके जाते थे हमें, ठीक है, पहले इंडिया गेट पे यही होता था, सारी फैमिली पहुंच जाती थी, संडे को लेट्स गो, चद्दर चटाई बिछती थी, घर से खाना लेके आते थे, ठीक है, सैंडविच वैंडविच बना के वहीं पे बैठते थे, ऐसे करके यूं चहल वाला, है ना, और वहां पर एकदम खा रहे हैं पी रहे हैं, गोलगप्पे खाते थे, वहां पर गोलगप्पे वाले आते थे, भाई साहब गोलगप्पे भेलपूरी खाई, शाम को आराम से आइसक्रीम खाई इंडिया गेट पर, फिर घर आए, सुकून था वो, अब नहीं है वो सुकून। वेदर कैन वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम डे टू डे, वेदर वेरी कर सकता है डेली, वेदर वेरी करता है डेली, बट क्लाइमेट के साथ ऐसा नहीं है। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एक लॉन्ग ड्यूरेशन की एवरेज, मतलब एवरेज है, ठीक है, किसका, वेदर का, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड हुआ कि क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे मैंने कहा ना कश्मीर कैसा है, आपको कैसा ठंडा है, तो बेटा जो ठंडा है ना, जो कोल्ड है, वो क्लाइमेट है उसका, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं आज के दिन कश्मीर में ठंड है कि गर्मी है, ठीक है, अभी मौसम कैसा हो रहा, तो अभी का मतलब राइट नाउ, अभी सर गर्मी हो रही है, लेकिन क्या कश्मीर गर्म होता है, आपको कहेंगे, नहीं सर कश्मीर तो ठंडा है, क्यों, वो एवरेज जो स्पैन है ना उसका, जो ईयरली स्पैन है, वहां पर उसको मेजोरिटी क्या मिली है, कोल्ड मिली है। जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर बारिश में बारिश, यस सर, ठीक है, सर्दी में बारिश, यस सर, गर्मी में बारिश, यस सर, तो हमारे यहाँ की मानसून क्लाइमेट है, मानसूनी क्लाइमेट है, बिकॉज हमारे में बारिश ज्यादा हो रही है, क्योंकि एवरेज स्पैन के अंदर अगर मैं देखूं पिछले 50 साल 100 साल के अंदर, तो हर वक्त ज्यादातर कौन सा वेदर रहा है हमारे पास, बारिश का, दैट्स व्हाई हमारी जो क्लाइमेट है वो मानसून क्लाइमेट हो जाती है यहाँ पर, ये कॉमन पॉइंट है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कहाँ की, अफ्रीका रीजन की या फिर डेजर्ट रीजन की, तो वहां पे जो एवरेज क्लाइमेट रहा होगा, एवरेज जो क्लाइमेट है, जो उसका एवरेज पीरियड रहा होगा, वहां पर वो ज्यादातर गर्मी रही होगी। दैट्स वाई मैं कहूंगा कि जो क्लाइमेट है कहाँ का, सहारा डेजर्ट का, वो हॉट है। अगर मैं वही बात करता हूँ कौन सा, कोल्ड डेजर्ट की, यानी लद्दाख एरिया की, तो आप कहोगे नहीं सर वहां पे ठंड होती है। तो बेटा ये एवरेज स्पैन होता है, हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे। अब आता है क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन। देखो मैंने अभी बताया क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन है एक प्लेस की एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, लॉन्गर पीरियड 50 साल 100 साल, ठीक है, इस फेज के अंदर, ठीक है। और क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, क्लाइमेट रेफर टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन, जो इतनी टोटल वेदर कंडीशन रही है, और वेरिएशन है एक लार्ज एरिया के अंदर एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 years और मोर, 30 साल या उससे अधिक। बता ना 30 साल या कम से कम 30 साल तो चाहिए चाहिए, ये पता करने के लिए कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। क्योंकि अब 30 साल क्यों, क्योंकि अब देखो आप, अब ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब वेदर चेंज नहीं हो रहा, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वेदर तो डेली चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहां पर सर्दी पड़नी चाहिए वहां पर अब गर्मी पड़ रही है, और गर्मी ज्यादा पड़ रही है। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। उसी के लिए हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ रही कि वेदर क्या है। वेदर तो डेली बदल सकता है ना, लेकिन क्लाइमेट इतनी जल्दी कैसे बदल रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं क्लाइमेट्स की बात करता हूं तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। अगर मैं बात करता हूं लैटिट्यूड की, ठीक है, लैटिट्यूड, ठीक है, इसके अलावा ऑल्टीट्यूड, हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओके, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ओशन करंट्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और रिलीफ फीचर। ये बेसिक 7 फीचर्स होते हैं जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी एरिया के। इंडिया, यस,
बाहर, यस। अगर ये सातों के साथ क्लाइमेट मतलब क्लाइमेटिक जो आप कह सकते हो फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं, सॉरी फीचर्स कह रहा हूं, एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वहां का जो टेम्परेचर है वो या क्लाइमेट है वो अलग तरीके से काम करेगा। आप कहोगे कि सर कैसे? चलो एक एक करके इन सब पे ऊपर बात करते हैं, इन सबको एक एक करके तोड़ते हैं। देखो सबसे पहले आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ये टेम्परेचर के बेसिस पे बात करेंगे। जैसे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, आपको मैंने एक चीज बताई थी, आप कहोगे सर क्या? मैंने आपको कहा था मेरे बच्चे, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, as the height increases temperature decreases। आप कहोगे यस सर टेम्परेचर डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा हाँ, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी तो हमारे पास है क्या बेटा? जैसे जैसे आप इक्वेटर, ये इक्वेटर है, आप सबको पता है इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, बिल्कुल पता है सर। इक्वेटर से जैसे आप दूर जाओगे, ठीक है, टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा। As we move towards the pole, temperature decreases. Okay, sir. तभी नॉर्थ पोल पे सर बर्फ गिरी रहती है। हाँ बेटा, तभी गिरी रहती है। समझ में आया? बिल्कुल सर, आ गया। ये रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, ठीक है, हमारे यहाँ पे फ्रिजिड जोन होता है, ये वाला, ये जो कोल्ड इंसुलेशन वाला है फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है। ठीक है, टेम्परेट जोन हो गया हमारे पास। ठीक है, ये सारे जोन होते हैं हमारे पास जो हमें ये बताते हैं कि भैया टेम्परेचर कैसा रहने वाला है। ठीक है, देखो हीट आ रही है, इंसुलेशन आती है। इंसुलेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो अर्थ है, जो सन है ना, जो सन है, ठीक है, उसकी जो रेज होती है वो सीधी नहीं आती, क्योंकि अर्थ स्ट्रेट नहीं है, अर्थ क्या है, झुकी हुई है। जो टेढ़ी है तो स्लैंटिंग आती है। कैसे आती है? स्लैंटिंग आती है। क्लियर? स्लैंट आती है, जिस वजह से जो नॉर्दर्न पोल होता है हमारा, यानी 60 से अपर वाला जो पार्ट होता है 66.5 और उससे ऊपर 90 तक, वहां पे आपके पास डायरेक्ट सनरेज नहीं आती, वहां पे लेटेंट हीट आती है। लेटेंट हीट मतलब, ठीक है, जैसे आपने मोमबत्ती जलाई, आपने आग जलाई, ठीक है, सर्दियां हैं, आग जला रखी है आपने। अब जैसे ही आग जलाई आपने, तो एक तो व्यक्ति, जैसे ये मोमबत्ती जल रही है, एक उसके ऊपर हाथ सेक रहा है, एक है साइड से। मैंने कहा कि ज्यादा गर्मी कहाँ लगी? आप कहोगे सर जब हाथ ऊपर रखा हो तब ज्यादा गर्मी लगती है। यानी क्यों लगती है? क्योंकि हीट डायरेक्ट आ रही है। आपने कहा हाँ सर, सेम यहां पर ज्यादा गर्मी लगेगी, यहां पे कम गर्मी लगेगी। तो ये वाला जो एरिया जो ऐसे है वो क्या है? नॉर्थ पोल, तो कम गर्मी लगती है। ऐसा कौन सा एरिया है हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया है। ठीक है, यहां पर गर्मी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, चलो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए तुम इधर देखो, ये देखो, ये वाली इमेज देखो जरा, अच्छी सी, बड़ी प्यारी नन्ही मुन्नी सी, सुंदर सी। देखो इसके अंदर क्या है? फ्रिजिड जोन है जो 66.5 ऊपर है, जिसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, जिसको हम टोरिड जोन, जो अभी मैंने जस्ट बताया, टोरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड। ठीक है, अब जो हमारा सन बाबू है, यानी जो सूरज चाचा है तुम्हारे, ठीक है, क्योंकि चंदा मामा है, सूरज चाचा होंगे, तो सूरज चाचा है हमारे, वो बेटा सीधी रेस फेंकते हैं ऐसे भाले की तरह। ठीक है, नीरज चोपड़ा की तरह एकदम शूं। लेकिन हमारी अर्थ क्या है? अर्थ ना सीधी नहीं है, अर्थ ऐसे है शूं, तो ऐसे निकल जाता ऊपर से। तो ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये धप्पा करने वाला जो एरिया है ना आपका, ये वाला, ठीक है, इस एरिया में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि बेटा अगर आग ऐसे लग रही है और ऊपर हाथ है तो ज्यादा गर्म हो जाओगे, तो साइड में नहीं हो पाओगे। सेम वही चीज यहाँ पे आ रही है मेरे लाल। ठीक है, देखो क्लियर? देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर वेरीज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो अक्रॉस द सीजन। सीजन्स के साथ भी टेम्परेचर बदलता है। समर्स टेंड टू बी हॉटर देन विंटर्स। ये तो कॉमन सी बात है ना भाई, गर्मी के अंदर तो मतलब जब गर्मी नाम है तो गर्मी तो ज्यादा होगी ना भाई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन में जो आपके पास हीट आ रही है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। क्लियर? द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। आपको बताया था जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर कम होता है। इसकी एक खास बात और बताई थी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे पहाड़ों पे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ऐसे। ठीक है, टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये वाली कंसेप्ट समझ में आ गया? होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। आपने सुना होगा ना ह्यूमिडिटी? सर ह्यूमिडिटी नहीं सुनी हमने। बेटा ह्यूमिडिटी नहीं सुनी होगी आपने, एक चीज सुनी होगी, आपकी मम्मी ने ये कहा होगा बहुत बार, जब बारिश का सीजन आता है इस पैकेट को पैक करके रख दे, सील जाएंगे ये,
आप कहते हो हाँ हाँ सर, सौगे सौगे से हो जाते हैं, आपने फैन खाए होंगे, पापे खाए होंगे, बिस्किट खाए होंगे, वो सौगे से वो ऐसे से हो जाते हैं ना, वो टेढ़े से जब जब तक पैकेट खुलता है क्रंच आता है और बाद में ऐसे ढीले से ऐसे ऐसे गिर रहे होते हैं, है ना बेटा। क्या क्यों गिरते हैं? क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर कहाँ से आता है? क्या किसी ने थूका उसके अंदर? नहीं बेटा, थूका नहीं है, ठीक है बेटा। उसके अंदर पानी आएगा। सर कहाँ से पानी आएगा? किसी ने उसके अंदर, ठीक है, उसको समुद्र में लेके नहाया था? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आपकी हवा में पानी है। सर क्यों झूठ बोल रहे हो? इस चक्कर में तो हमने एक, ठीक है, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनाई दी थी कि हवा से पानी निकाल लोगे। अब हवा में पानी कहाँ होता है ना? अब आप मूर्खो, ह्यूमिडिटी कहते हैं उस हवा के पानी को, जाइलो। हद कर रखी है यार, इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता इस देश के अंदर, कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है। देखो मेरे भाइयों और उन्हीं की बहनों, सुनो देखो, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज। ये आपको पता है कि वाटर इवेपोरेट होता है? आपने कहा हाँ सर, ठीक है। और इवेपोरेशन देखना हो तो घर के अंदर बेटा मैगी बना लेना, या चाय बना लेना, पानी उबालना, आपको देखेंगे कुछ इवेपोरेशन यानी भाप की बूंदे ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए आप हाथ रखोगे तो आपका हाथ गीला सा हो जाता है, आपको हाँ सर हो जाता है। वरना इससे भी बढ़िया है, जो आपके घर में एसी है, ठीक है, जब आप एसी चलाते हो तो वो पानी फेंकता है बाहर, आपको हाँ सर। तो बेटा जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है। सर ह्यूमिडिटी मतलब बेटा हवा के अंदर, ठीक है, नमी की मात्रा है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। आई बैंगन, इधर आ जा भाई, तू तेरे से हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं है, तू इधर आ पहले। द लेवल्स ऑफ वाटर वेपर इन द एयर आर हाई, ठीक है। जो जैसे हमारे पास एयर है, इसको हम ऐसे मान लो, चलो और आसान से बता देता हूँ बेटा। ये है हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ठीक है, हवा है। नीचे है हमारे पास पानी, पानी का जहाज, ठीक है, ये कटोरा सा बना दिया। वाटर इवेपोरेट होगा, ऊपर आएगा, ठीक है। आपको पहले भी बताया है, जो गर्म चीज होती है वो हल्की होती है और ऊपर आती है, हाँ याद है, सेकंड चैप्टर बताया आपने, हाँ सर, सर हवा पानी, हाँ ऊपर आया। एयर, उसके अंदर एयर ड्राई है तो वो उसको एक स्पंज की तरह एब्जॉर्व कर लेगी, एकदम अंदर रोक लेगी, ठीक है। चलिए, और इस तरीके से, ठीक है, एयर के अंदर पानी आता है यानी ह्यूमिडिटी आ जाती है। चलिए, the levels of water vapor in the air are high, it leads to humidity. Therefore humidity refers to the presence of water vapor in the air, कि water vapor कितने हैं एयर में, creating moisture, और moisture create करता है। as the air gets warmer, जैसे जैसे गर्म होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है होल्डिंग की वो बढ़ जाती है। क्यों? हवा गर्म होगी तो और ज्यादा ड्राई होगी, ज्यादा ड्राई होगी तो ज्यादा पानी सोख लेगी, और जैसे ज्यादा पानी हो जाएगा फिर वो ऐसे हो जाएगी ना कि बरसा दूं तो वो बरसा देगी, ठीक है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि बेटा होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की। जैसे हमारे पास वाटर बॉटल होती है, ठीक है, और वाटर बॉटल के अंदर एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब उससे ज्यादा पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी बिखर जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? चलो मैं तुम्हें एक बॉटल से चीज करके दिखाता हूं। देखो, इस बॉटल के अंदर एक कैपेसिटी है, ठीक है। अगर इस कैपेसिटी से पानी ज्यादा हो गया तो पानी बाहर आ जाएगा। आपको गया हाँ सर, है ना। लेकिन जैसे जैसे बॉटल खाली होती जाएगी इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। सेम इसको मान लो एयर, इसको मान लो एयर, ठीक है। एयर की कैपेसिटी कैसे कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे पानी कम होगा, यानी जैसे जैसे एयर हॉट होगी यानी ड्राई हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ह्यूमिडिटी आएगी तो इसकी कैपेसिटी फुल होती जाएगी, और जैसे ही फुल हो जाएगा तो क्या होगी? बारिश। क्या होगी? बारिश, ठीक है। चलिए, ऑन सच अ डे क्लोज टेक लॉन्गर टू ड्राई। अब भाई सीधी सी बात है, जब हवा में ही पानी है और आपने कपड़े सुखाए हैं, क्या कपड़े सूख जाएंगे? कॉमन सेंस है, नहीं सूखेंगे। तभी तो बारिश में हमारे कपड़े नहीं सूखते भाई, ठीक है, और इनसे स्मेल लगाती है, ठीक है, समझ रहे हो? और यही रीजन है कि हमें धूप चाहिए। क्या चाहिए? धूप, जादू, ओ ओ ओ ओ, वो वाला, ठीक है, धूप। एंड स्वेट एवेपोरेट्स मोर स्लोली, और पसीने भी हमें आते रहते। पसीने आते नहीं है क्योंकि देखो, जब गर्मी होती है ना तो गर्मी के अंदर क्या है, हीट ज्यादा है, और एयर क्या है, एयर अब ड्राई हो चुकी है, तो हमारा जितना ही पसीना होगा वो जो ड्राई एयर है उसको सोख के ले जाती है। यही रीजन है जब आप मई जून की गर्मियों की छुट्टियों के अंदर बाहर भाग रहे होते हो एकदम है करते हुए, ठीक है, तो पसीना आता है आपको, हाँ सर, लेकिन वो पसीना जल्दी सूख भी जाता है। कहते हाँ सर, लेकिन सर फेस पे ऐसा लगता है किसी ने मास्क ला दिया और खिंचा खिंचा सा लगता है, बिल्कुल, क्योंकि वो एकदम से ड्राई हुआ है फेस, ठीक है। लेकिन जब बारिश होती है, अगस्त जुलाई अगस्त का सीजन आता है, जब बारिश ज्यादा हो रही है तो क्या है, एयर ड्राई नहीं है, एयर में पहले से ह्यूमिडिटी है, वो आपका पानी लेगी नहीं। जब पानी नहीं लेगी इसका मतलब क्या है, आपको और ज्यादा पसीना लगेगा कि यार पसीना इतना क्यों आ रहा है। पसीना ज्यादा नहीं आ रहा, पसीना उतना ही है मेरे बच्चे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब एयर के अंदर
ह्यूमिडिटी है तो वो आपका पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। मतलब सीधी बात है भाई, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे को तेरा समोसा नहीं खाना, भूख होती मैं तो तेरा समोसा चुरा के खा लेता। नाइस। चलो, ऑन सच अ डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट इवेपोरेट्स मोर स्लोली लीविंग अस फीलिंग अनकंफर्टेबल। और अजीब सा लगता है ना एकदम ऐसे, जिसे कहते हैं ना एकदम छोड़ा छोड़ा, मतलब चिपचिपा सा शरीर हो रहा है। सुना है चिपचिपा सा शरीर होना, वही चीज है। ठीक है, चलिए अब यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी, वाटर इवेपोरेट्स होता है रेट्स फास्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब आता है परसिपिटेशन। ठीक है, परसिपिटेशन क्या है बच्चे? परसिपिटेशन आपको बताया था मैंने, जब हवा के अंदर पानी ज्यादा हो गया, यानी जब हमारे क्लाउड्स फॉर्म हो गए उसमें पानी बहुत ज्यादा है, तो नीचे आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर। अब नीचे अलग अलग फॉर्म में आते हैं, जैसे ड्रिजल, रेन, स्नो, स्लीट, हेल। हाँ सर आपने बताया था, बताया बेटा। परसिपिटेशन को हम हमेशा ना एक कॉमन पॉइंट पे ले लेते हैं कि क्या है ये, बारिश है। परसिपिटेशन मीन्स बारिश नहीं होता सिर्फ। परसिपिटेशन का मतलब अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिसकी वजह से जो वाटर है, ठीक है, क्लाउड्स में हमारे एयर के अंदर, वो नीचे आए। इट अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकम्स सैचुरेटेड विद वाटर वेपर भर जाते हैं, विच कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट्स और फॉल्स ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से नीचे आने लगते हैं। दिस इंक्लूड ड्रिजल। इसके अंदर क्या क्या आता है ये मैंने आपको बताया था। दिस इंक्लूड्स व्हाट? ड्रिजल, स्नो, स्लीट एंड हेल। ठीक है, चलिए। द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट precipitation includes prevailing winds, हवा, जो अभी हवा चल रही है, प्रिवेलिंग विंड्स। ठीक है, माउंटेन्स, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड सीजन और सीजन। ठीक है, व्हेन precipitation falls on the earth it in liquid form, जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो क्या होता है? रेन। यही मैं 5 से 10 मिनट पहले यही बता के आया हूं तुम्हें पूरा, कि भाई साहब अगर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, पानी नीचे आ रहा है, तो ही उसको हम बारिश कहेंगे। ठीक है, अगर वो जम गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर से आ रहा है, तो अगर टेम्परेचर कम है, ठीक है, एवेपोरेशन मतलब पानी से पहले वो जम जाता है, ठीक है, तो उसको हेल स्टोन भी कहते हैं, जिसको हम ओले कहते हैं। ठीक है, एवेपोरेशन के अंदर जो ड्रॉपलेट्स है वो बहुत छोटी है, माइन्यूट है, ठीक है, और क्रिस्टल के तौर पे आ रहा है, तो उसको स्नोफॉल भी कहते हैं हम। ये पता है? हाँ हाँ, चलो। रेन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, सबसे कॉमन है, लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। ठीक है, और टेम्परेचर लो कर देता है किसी भी प्लेस का, बढ़िया है। अ लॉन्ग एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, जब तक लंबे समय तक पानी मतलब बारिश नहीं आती तो ड्राई क्लाइमेट हो जाता है। ठीक है, और हम आगे भी पढ़ेंगे, एक चीज अभी बता देता हूँ वैसे तो, एक लॉन्ग वेट स्पेल है, बहुत बढ़िया बारिश आ रही है, लेकिन अचानक से 5-6 दिन बारिश नहीं आती। ठीक है, बारिश नहीं आती, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून। क्या कहते हैं बेटा? ब्रेक इन मानसून। लिख देता हूँ कहीं बाद में भूल जाओ। ब्रेक इन मानसून, ये जब हम मानसून वाला टॉपिक कवर करेंगे इसके आगे, तब उसकी बात है। ठीक है, हम सीजन पढ़ेंगे, तब उसके अंदर हम और खुल के बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ब्रेक इन मानसून, क्लियर बच्चे? रेन, प्रेसिपिटेशन, ड्रिजल, रेन, स्नो, स्लीट, हेल। ठीक है, प्रिवेलिंग विंड से माउंटेन्स होता है। चलो इसके बाद में ना प्रेसिपिटेशन में एक चीज़ और बताता हूँ बड़ी अच्छी। तो मैं, चलो तुम भी क्या याद रखोगे किस टीचर से पाला पड़ा था। ये मान के देखो माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन के अंदर हमारे पास क्या है? क्लाउड्स है। ठीक है, क्लाउड्स है, क्लाउड्स हैवी हो गए हैं, नीचे उड़ रहे हैं, ठीक है, सामने आते हैं, लेकिन बारिश यहीं करते हैं, बारिश यहीं कर रहे हैं। अब ये यहीं पे बारिश करते रहेंगे क्योंकि ये हैवी है, और अगर हल्के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे तो ये ऊपर से निकल जाएंगे। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया होगा, लीवर्ड साइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है बेटा, ये होता है शेडो जोन, ये होता है शेडो जोन। शेडो जोन मीन्स, ठीक है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे बारिश नहीं होती। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, यही रीजन है। मतलब देखो सामने से कोई भगता हुआ है, तो मेरे, अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो यहाँ पे इंपैक्ट आएगा, और अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मेरे बैक पे इंपैक्ट आएगा, समझ रहे हो? और जहां एक ही जगह इंपैक्ट आएगा ना, दूसरा वाला तो आगे जाएगा सेम। यहाँ पे यहीं पे बारिश होगी, इस वाली साइड नहीं होगी, शेडो जोन में बारिश नहीं होगी। ठीक है, और अगर इसको और अच्छे से जानना है तो ये देखो, मॉइस्चर, एक ही तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखो, मैं तुम्हें एक चीज और दिखा देता हूँ, ये रहा देखो, विंडवर्ड साइड ये रहा जहां पर बारिश होती है, लीवर्ड साइड वो है जहां पर बारिश नहीं होती। क्लियर? चलिए, यहां तक आई होप यहां तक सारी चीज क्लियर हो रही होगी। अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कैसे? देखो, प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है बेटा, वो वाला प्रेशर नहीं जो तुम सुबह सुबह लगा रहे हो, वो वाली चुनो, वो नहीं। प्रेशर यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। आओ जरा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जब आप जाते हैं माउंटेन्स पे, आपके विजीत सर ने आपको जरूर बताया होगा
कि जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो आपके चिप्स का पैकेट ना ऐसा सा होता है मेरे जैसा, लेकिन जैसे ही वो माउंटेन पे जाएगा वो सचिन सर जैसा हो जाता है। इस लाइन का तात्पर्य ये नहीं कि सचिन सर मोटे हैं, इस लाइन का तात्पर्य ये है कि मैं फिट हूं। ठीक है, चलो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किससे, एयर की वेट की वजह से, उसको हम कहते हैं एयर प्रेशर। ठीक है, इसको हम कहते हैं एयर प्रेशर। क्लियर। एज वी गो हायर इन द एटमोस्फेयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी यानी ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर गिरता है। ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। ठीक है, समझ लो। इट इज द हाईएस्ट एट सी लेवल, सबसे ज्यादा सी लेवल पे होता है। डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर कम होता रहेगा। ठीक है, प्रेशर की वजह से इसलिए वो बाहर आने लगती है हवा, इसलिए फूल जाता है वो। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एयर टेम्परेचर। एयर का टेम्परेचर क्या है हर एक प्लेस पे, उसके बेसिस पे भी ये डिपेंड करता है मेरे बच्चे। चलिए देखिए, एटमोस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ एयर अबव अस, हमारे ऊपर जो वेट है एयर का वो। हाइयर एल्टीट्यूड होगा लो प्रेशर होगा, मिड एल्टीट्यूड पे मॉडरेट होगा। ठीक है, सी लेवल पे प्रेशर हाईएस्ट होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, लो प्रेशर एरिया जो भी आपके सी वाले एरिया होंगे, ठीक है, और वहां पे टेम्परेचर हाई होगा तो लो प्रेशर। हाई प्रेशर टेम्परेचर कम कर दो, हाई प्रेशर। सर इससे रिलेटेड आप कुछ बताने वाले हो क्या? बारिश, बिल्कुल बताने वाला हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा हमारा कॉमन मतलब फैक्ट है जब हम बारिश की बात करेंगे, जब हम मानसून की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है। एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द प्रेशर डिक्रीजेस। और मैं मानता हूं कि फिजिक्स वाले भी इस बात पे एग्री करेंगे, अगर नहीं करते तो घास चराओ। ठीक है, आगे चल रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं अब हमारा नेक्स्ट और मेजर पार्ट इस चैप्टर का, जो है सीजन्स ऑफ इंडिया। देखो क्लास, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमारे पास एक कंसेप्ट है, ठीक है, जिस कंसेप्ट का अर्थ क्या है या फिर वो कंसेप्ट क्या है, उसी पर ये पूरे के पूरे जो टॉपिक्स है हमारे आने वाले हैं, जितने भी सीजन्स हैं वो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, क्या है वो टॉपिक्स, जरा ध्यान से समझ लो, दोबारा समझा देता हूं। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखो, आपको मैंने बताया था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बेटा प्रेशर घटता है, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर घटता है। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये कहां इंप्लीमेंट होता है? ठीक है मेरे बच्चे, जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर इंडिया का मैं, ठीक है, सदर्न पार्ट ले लूं, ठीक है, इस वक्त यानी जब मई से जून का टाइम आता है, मई से जून का, ठीक है, यहां पर टेम्परेचर हो जाता है हाई। टेम्परेचर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? हाई। टेम्परेचर हो गया हाई। आप कहोगे हाँ सर, जब मेरे बच्चे टेम्परेचर यहां पर हाई हो गया तो बेटा प्रेशर कैसा होगा? आप कहोगे सर प्रेशर तो हो जाएगा लो, यानी जो आपका यहाँ का प्रेशर है, ठीक है, वो हो जाएगा लो। ठीक है, तो ये बन गया आपका हाई प्रेशर जोन, सॉरी यह बन गया आपका लो प्रेशर जोन। कौन सा बन गया? लो प्रेशर जोन। तो ये वाला सदर्न पार्ट होता है, ये बन जाता है लो प्रेशर जोन। सर इससे फायदा क्या होता है? आप याद करो, जस्ट आपको मैं कुछ मिनट पहले पढ़ा के आया हूं, क्या? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ की मूवमेंट। हाई प्रेशर से कहां मूव करती है एयर? लो प्रेशर, हाई से लो, हाई से लो। ठीक है, अब ये सारी चीजें यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे हम एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो 4 सीजन है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला समर सीजन, ठीक है, फिर आता है आपके पास साउथ वेस्ट मानसून जो जून से सितंबर होता है, फिर रिट्रेटिंग ऑफ मानसून यानी मानसून की वापसी, और लास्ट आता है विंटर। आप कहेंगे नहीं सर हमने तो कुछ और भी पढ़ा, ऑटम समर, वो अलग चीज है बेटा, ये आईएमडी के हिसाब से है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने ये 4 तरीके से बांटा है। चलिए अब देखते हैं आगे। सबसे पहला है हमारे पास विंटर। देखो विंटर की अगर मैं बात करता हूं तो विंटर में, ठीक है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। आप कहोगे सर विंटर में तो सर्दी पड़ती है, अरे हाँ मेरे लाल, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है सर? डाउन होता है।
ठीक है, तो यही चीज इसके अंदर बताई गई है। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है इसके अंदर, अगर आप कॉमन पॉइंट भी पकड़ लोगे वही है। देखो अगर मैं सिंपल लिखना चाहूं, मैं ज्यादा नहीं जा रहा, मैं ये जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, डे कैसा होगा सर, वार्म होता है। डे क्या होते हैं, वार्म होते हैं, यानी गर्म। देखो वार्म अलग होता है, हॉट अलग होता है, ध्यान रखना बेटा इंग्लिश के अंदर। डे कैसे होंगे, वार्म। नाइट कैसी होगी, कोल्ड। नाइट कैसी होगी, कोल्ड। ठीक है, हाँ सर रात ठंडी होती है, और नाइट लॉन्गर होती है, ठीक है, और डे शॉर्टर होते हैं। डे कैसे होते हैं सर, शॉर्टर होते हैं। बस यही तो लिखा है यहाँ पे। द विंटर सीजन कहां से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर से, अर्ली अप्रैल, बिल्कुल। द कोल्डेस्ट मंथ क्या है, दिसंबर एंड जनवरी होते हैं। व्हेन द एवरेज टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट में, कहां पर, नॉर्थ वेस्ट में 10 to 15 डिग्री होता है। नॉर्थ वेस्ट बेटा ये वाला पार्ट आपका इंडिया का, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको बनाना चाहूं, ठीक है, तो इस तरीके से समझ लो मेरे बच्चे, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट पड़ेगा ना, ये वाला नॉर्थ वेस्ट पड़ता है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट पड़ेगा, ठीक है। रब कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया पे मतलब समझ रहे हो ना, कोई ऐसे निशान नहीं होना चाहिए हमारे, हैं समझ रहे हो, चलो ठीक है। एंड जनवरी, व्हेन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। 10 से कितना है डिग्री सेल्सियस है बेटा, 15 डिग्री सेल्सियस। अरे अरे ये क्या हो रहा है माँ, मेरी शक्ति को गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, ठीक है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर के पास, ठीक है, जैसे इक्वेटर से आप मूव करोगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रीचिंग अराउंड 20 to 25, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब अगर आप इक्वेटर से दूर जाओगे तो टेम्परेचर कम होता है, इक्वेटर से दूर जाओगे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गोला ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप इक्वेटर से दूर जाते हो, ठीक है, इक्वेटर से अगर आप दूर गए हो, दूर, ठीक है, ये रहा इक्वेटर आपका, और अगर आप इक्वेटर से गए हो दूर, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इक्वेटर के पास आते हो आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका जो मेन रीजन वो क्या है, क्योंकि वहां पे जो रेज हैं सन की वो डायरेक्ट आती हैं, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास। चलिए 20 से 25 डिग्री मेन लैंड पे इंडिया के साउथ ईस्ट के अंदर ही हम टेम्परेचर मिलता है। चलिए नेक्स्ट, समर और प्री मॉनसून, ठीक है, प्री मॉनसून या समर आप कह सकते हो। द समर और प्री मॉनसून सीजन स्पैन फ्रॉम अप्रैल से जून की तरफ चलता है। आपको हाँ सर बिल्कुल, कोई डाउट थोड़ी है इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। कब से, अप्रैल से जून की तरफ, ठीक है। चलिए, और अप टू जुलाई इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जुलाई तक रहता है। इन वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन द हॉटेस्ट मंथ इज अप्रैल, ठीक है। वेस्ट और साउदर्न रीजन में, ये ध्यान रखना बेटा, वेस्ट और साउदर्न रीजन के अंदर हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, ठीक है, इज अप्रैल। इन नॉर्दर्न रीजन इट इज मे, और नॉर्थ में यानी हमारे पास कौन सा है, मई। यानी इस वक्त अगर आप बात करें तो दिल्ली के अंदर जो गर्मी पड़ती है वो मई के अंदर ज्यादा पड़ती है, ठीक है, लेकिन अब तो जून में भी पड़ने लगी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। चलिए, एवरेज टेम्परेचर कहां पर है इनलैंड इंडिया का, वो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज है बेटा। ये क्या है मेरे बच्चे, एवरेज टेम्परेचर है। क्या है ये, एवरेज टेम्परेचर। एवरेज मतलब यही टेम्परेचर रहेगा, लगभग लगभग ये टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं हर जगह यही पड़ेगा, ठीक है। 32 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यही रहता है। चलिए चलिए नेक्स्ट आता है मॉनसून और रेनी, यानी मॉनसून आता है, बरसो रे मेघा मेघा, वही वाला बरसो रे मेघा मेघा। देखो जनरली स्पेन फ्रॉम जून टू सितंबर। अब ये है क्या, देखो वैसे हमें ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है बारिश का, यानी मॉनसून का जो कंसेप्ट है ना, ये पूरा एकदम ब्रॉड और इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना है हमें आगे, ठीक है। इसलिए इसको अभी थोड़ा सा समझेंगे, जब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक के बाद समझेंगे तो इसको पूरा इलेबोरेटिव फॉर्म में समझेंगे कि हवा कहां से आती है, विंड कहां से चलती है, प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, नॉर्थ में कैसा प्रेशर होता है, सदर्न में कैसा प्रेशर होता है, कैसे हवा अपने साथ पानी को लेकर आती है और बारिश कराती है, कैसे अपर पार्ट से यानी नॉर्थ वेस्ट से बारिश होती है। ये सारी चीज हम आगे पढ़ेंगे, पहले छोटे से पार्ट को पढ़ते हैं। जनरली स्पैन फ्रॉम जून से सितंबर की तरफ रहता है, ओके। ये जो सीजन है डोमिनेट करता है ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर के साथ। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आपने देखा होगा अगस्त सितंबर के अंदर आते आते, जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर हमें ह्यूमिडिटी सी फील होने लगती है। आपको लगता है क्या चिपचिपा सा शरीर हो रहा है, एकदम कांटे चुभ रहे हैं, यही है वो, ठीक है। विच स्लोली स्वीप्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे इंडिया में फैलता है अर्ली जून में। मॉनसून रेन बिगिंस टू रिसीड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, ठीक है, एंड साउथ इंडिया टिपिकली रिसीव मोर रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। धीरे धीरे अक्टूबर तक रेनफॉल कम होती है, ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पे इस वक्त बढ़ती, क्लियर।
अब आता है पोस्ट मानसून यानी मानसून के जस्ट बाद। क्या सिनेरियो बच्चे? द पोस्ट मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर से दिसंबर रहता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अक्टूबर एंड नवंबर यूजुअली क्लाउडलेस रहते हैं, यानी बादल नहीं होते, आसमान में साफ आसमान होता है, आपको सूरज दिखेगा। ये हिमालयन स्टेट्स है, बीइंग मोर टेम्परेट एक्सपीरियंस टू एडिशनल सीजन, दो एडिशनल सीजन होते हैं, ऑटम और स्प्रिंग। ये इसी वजह से जो आप हमेशा पढ़ते आए हो, ऑटम एंड स्प्रिंग। क्लियर? ज्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ज्यादा कुछ खास है नहीं। ऐसे समझ लो मेरे बच्चे कि अगर हम बात करते हैं, बारिश आई, बारिश ने ह्यूमिडिटी बढ़ा दी, आपने कहा ओके सर। बारिश की ह्यूमिडिटी के बाद नवंबर दिसंबर का जो टाइम आता है, साफ आसमान हो जाता है, क्लाउडलेस स्काई है, तो ठंड धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। क्लियर? चलिए, और ये हिंदी के सीजन हैं। हिंदी के सीजन मतलब जो हम हिंदी में बात करते हैं ना, ठीक है। और ये कहां से स्टार्ट होता है? चैत्र। अब कहो सर चैत्र, बेटा नवरात्रे जब आते हैं अप्रैल के अंदर, उनको चैत्र के नवरात्रे कहा जाता है, ठीक है। और वहीं से स्टार्ट होता है, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। ठीक है, ये है। अब आप कहोगे सर याद तो नहीं हुआ, बेटा याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दादी या नानी को जरूर याद होंगे ये। ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होंगे, उन्हें याद जरूर होंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उन्हें याद ना हो। ठीक है, क्यों, मैं बता देता हूं। कार्तिक मास की अमावस्या को हम क्या मनाते हैं? अब आप शक्ल देख रहे होगे एक दूसरे की, हैं मम्मी, सर पूछ रहे हैं कार्तिक मास की अमावस्या को क्या आता है, मम्मी ऐसे हैं, हैं? हैं? बेटा कार्तिक मास की अमावस्या को आती है दिवाली। ही। अबे भाई पढ़ लो, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली आती है भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखना। और हमारी जो साइकिल होती है वो मून के बेसिस पे होती है, सन के बेसिस पे नहीं होती। ठीक है, पता है ना? जो हमारा कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है हमारा? अरे भाई साहब, विक्रम संवत जो कैलेंडर है इंडिया का, वो कैसे काम करता है? वो मून के, मतलब मून के जो रोटेशन होती है उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सन के बेसिस पे काम करता है। ये ध्यान रखना, अपने मत्थे के अंदर डाल लो इसे। देखो, वे वसंत, जो हम वसंत कहते हैं ना, वसंत आ गई, वसंत पंचमी। चैत्र वैशाख का महीना होता है, मार्च अप्रैल। ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून। वर्षा सावन भादो जुलाई अगस्त। जैसे सावन आता ना, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, वही सावन है बे। शरद अश्विन कार्तिक सितंबर से अक्टूबर। हेमंत, ठीक है, मार्गशीर्ष, ठीक है, पौष, ठीक है, नवंबर दिसंबर। जैसे कहावत बहुत फेमस है, पूस घर में घुस, ठीक है, क्योंकि ठंड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, शिशिर यानी विंटर, माघ, फागुन। ठीक है, फाग, फाग खेला कभी? फाग खेला? अब आपका होगा सर फाग खेला तो नहीं यार, खेला है तुमने, बहुत जबरदस्त तरीके से खेला है फाग। बेटा फाग यानी फागुन, यानी होली। हाँ मेरे लाल, होली, फागुन, फाग खेला जाता है। ठीक है, जनवरी से फरवरी, फरवरी मार्च के राउंड आता ना फाग। यस, चलिए अब आते हैं मॉनसून पे, जो हमने टॉपिक छोड़ा था, जो आपको बताया था कि जो मॉनसून है वो कैसे काम करता है, मॉनसून कैसे आता है। ठीक है, हम मॉनसून की इतनी बात क्यों कर रहे हैं, मॉनसून क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉनसून की जो हवाएं हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे उनके अंदर पानी आता है और किस तरीके से वो बरसाती हैं। चलिए एक एक करके सारी चीज देखते हैं। देखो, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स। हमारा जो पूरा का पूरा क्लाइमेट है इंडिया का, वो मॉनसून विंड्स पे है। अब मॉनसून विंड्स पे है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसूनी क्लाइमेट है। कैसा है बेटा, मॉनसूनी क्लाइमेट। ये ध्यान रखना अब हमारे बच्चों हमेशा। द सेलर्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स वर अमंग द फर्स्ट टू नोटिस द फिनोमेना ऑफ मॉनसून। जब वेस्ट से आए, जो भी आया वो कहता अरे बारिश, बारिश, इतनी सारी बारिश कहां से आ रही है, बारिश, पानी, हमारे यहाँ पे मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, नहा रहे हैं। अरे ये हर चीज में पानी इस्तेमाल करता है, होली में पानी, इनके लिए पानी के त्योहार है। क्यों? जो आपके वेस्ट साइड से आए थे, जो वेस्ट साइड से आए थे ना आपके इन्वेडर्स, ठीक है, उन्होंने पानी देखा नहीं था। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, कहाँ है पानी, कहाँ है पानी, नहीं है पानी। यहां पे आते ही पानी देख के बौरा गए, एकदम बौखला गए, अरे पानी, पानी के साथ ऑब्सेशन है ना भाई। अब आपको लग रहा है सर क्या बात कर रहे हो, पानी 5 रुपए की बोतल आ जाती है सर, छोटी वाली, 10 रुपए में बिस्लरी मिल जाती है हमारे घर के बाहर, आप कह रहे हो पानी की कमी है। अरे मेरा लाल, धरती पे पानी की कमी, मीठे पानी की चुन्नू। और अगला विश्व युद्ध कहा जाता है पानी के लिए ही होगा, आप कह रहे हो नहीं सर पानी के लिए तो नहीं होगा। काहे नहीं होगा? नहीं सर, उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए युद्ध हो सकता है। नहीं मेरे बच्चे, पानी और तेल दो ही ऐसी चीजें हैं जिसके लिए युद्ध हो सकता है, बिकॉज यही दो चीजें ऐसी हैं जो लाइफ को ड्राइव कर रही हैं इस वक्त। ठीक है, हमारी जिंदगी यानी पूरे देश की यानी पूरी दुनिया की जो जिंदगी है सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंडेंट है, पानी पे और ऑयल पे।
ठीक है, ऑयल पे तो तुम देख देख ही रहे हो, एक चचा हैं, ठीक है, वो जब मर्जी तब लेके किसी के भी देश में घुस जाते हैं, कभी भी उनका नेता उड़ा देते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं आई एम वेरी वेरी फाइन। पागल हो क्या चचा तुम, समझ रहे हो। और दूसरा पानी, ठीक है, चाहे आप बोलीविया का संघर्ष देखें, चाहे चाहे बोलीविया का जो स्ट्रगल है वो देखें, ठीक है, चाहे आप सऊदी के अंदर जाके देखें जहां पे पानी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, चाहे अफ्रीकन कंटिनेंट में चले जाएं, वहां पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे पानी लिटरली नहीं है, ठीक है, वो पानी मिल ही नहीं रहा। तो बेटा पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया को देखकर ना बहुत सारे लोग इसलिए भी मतलब एक तरीके से ना इन्वेट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पानी के सोर्सेज बहुत है हमारे पास। अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाओगे आपको रिवर्स ही रिवर्स मिलेंगी, ठीक है, इंडस हो गई, गंगा हो गई, ठीक है, गंगा के बाद यमुना हो गई जो उसकी ही ट्रिब्यूटरी है एक, ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, बहुत सारी, तुंगभद्रा, ठीक है, बहुत सारी है। अगर आप इधर जाओ कोसी, ठीक है, बहुत सारी है बेटा। अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ जा रहे हैं चंबल नदी है, ठीक है, फिर आपकी लूनी नदी है, ठीक है, लूनी बेशक लूनी रिवर, ये सारी है। तो बेटा हमारे पास बहुत सारी रिवर्स है लेकिन हम उनको ना एक तरीके से संभाल नहीं पा रहे, हमारे पास रिसोर्स बहुत है, ठीक है, और यही रीजन होता है कि हम संभाल नहीं पा रहे। जब बारिश आती है तो वहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन भी क्रिएट होगी, क्यों, गर्मी भी है बारिश भी है, गर्मी से ग्लेशियर पिघल के पानी देगा, बारिश का पानी ज्यादा होता है तो हमारे यहाँ पे फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और जब फ्लड फ्लड आती है तो जो फ्लड प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द टॉपिक समझो बेटा। चलिए, they benefited from the reversal of the wind system। वो रिवर्सल ऑफ द विंड, जो रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम होता है, विंड सिस्टम का रिवर्सल सिस्टम कैसे काम करता है अभी आगे देखते हैं, ठीक है, जब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो एयर है, ठीक है, जो विंड है वो मूवमेंट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, क्या डायरेक्शन होती है उसकी, कैसे प्रेशर उनको चेंज करता है, ठीक है। दे ट्रेवल्ड बाय सेलिंग शिप एट द मर्सी ऑफ द विंड्स, यानी हवा के साथ साथ घटा के संग संग ये आते गए। द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया, ट्रेडर्स के तौर पे आए थे, उन्होंने सीजनल रिवर्सल का नाम दिया मॉनसून, जो वर्ड निकला है अरबिक के मौसम वर्ड से जिसका मतलब होता है सीजन, ठीक है, सीजन आ चुका है, सीजन आ चुका है। देखिए अगर मैं मॉनसून विंड्स की बात करता हूं, सीजनल विंड्स होती हैं और दो कैटेगरी के अंदर हो सकती है, साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है। अब क्या क्या है ये देखिए, देखो मॉनसून विंड सीजनल विंड्स होती हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून समर मॉनसून होता है, नॉर्थ ईस्ट आपका विंटर मॉनसून होता है, ठीक है। क्या क्या है एक एक करके चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, आपके साउथ वेस्ट मॉनसून की, किसकी, साउथ वेस्ट मॉनसून की, क्लियर। चलिए अगर मैं बात करूं साउथ वेस्ट मॉनसून की, ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास साउथ वेस्ट मॉनसून है उसको हम समर मॉनसून भी कहते हैं। हम समर मॉनसून क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं मेरे बच्चे। देखिए समर के जस्ट बाद ये आता है, कैसे, ये देखो। अब चलो अब दो कंसेप्ट समझते हैं, दो कंसेप्ट के बाद आई होप तुम्हें सारी ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले बनाया हमने अर्थ, अरे अर्थ ऐसी थोड़ी है सर, व्हाट इज दिस सर, व्हाट इज दिस बिहेवियर सर, व्हाट इज दिस बिहेवियर, दिस इज नॉट अवर अर्थ, yes this is our earth, yes 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 sir, this is the correct thing, yes 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 yes, okay guys, okay guys, okay, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इधर से आधा सा इंडिया बना देते हैं, यानी लिटिल बिट ऑफ इंडिया, क्योंकि मुझे उसको सदर्न पार्ट चाहिए, ठीक है, साउथ सदर्न पार्ट है इंडिया का। चलो अब यहां पर ध्यान से देखना, अपना दिमाग लगा के लाडले, देखो ये है हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर NH, ये हमारे पास सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, SH, ठीक है, और ये हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट। चलो सर अब इसमें क्या बताना चाहता हूं मैं, आपको कुछ लॉ बताऊंगा जो फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो एयर चलती है, एयर की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशन और जो अर्थ की रोटेशन है बेटा, ठीक है, वो होती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है एयर, है? हाँ, और इसी वजह से चीजें बदल जाती हैं। आपको अभी बताया था ना उसने कि जो विंड सिस्टम है उसका रिवर्सल होता है, सेम वही वाली चीज है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, समझो इस चीज को बेटा। देखो हमने पढ़ा था टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है ना, ठीक है। अब देखो जो सन है, जो सूर्य देवता है, मैंने आपको पहले ही बताया
सन की जो मूवमेंट होती है वो 23.5 ऊपर होती है, 23.5 नीचे होती है, ठीक है। 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे, इसलिए आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे होती है। मत्थे में आपके आता होगा ना, बहुत बार आपके दिमाग में डाउट आता होगा, सर वाई 23.5, वाई 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे, क्योंकि बिकॉज सन की मूवमेंट ही 23.5 तक है बेटा, डायरेक्ट वो वहीं तक पहुंच सकता, उसके आगे नहीं जा सकता, उसके आगे 66.5 तक उसके पास कौन सी स्लैंटिंग रेज जाती है, यानी भैया स्लैंट, मतलब जो स्लैंट है ना वो, ठीक है, वो वाली हीट पहुंचती है हमारे पास, लेटेंट हीट जिसको हम कहते हैं। सेम 23.5 नीचे, 66.5 नीचे की साइड, यानी 66.5 वो वाला पार्ट है जहां तक आपके पास हीट पहुंचती है, लेकिन कम 23.5 तक डायरेक्ट पहुंचती है। यही रीजन है क्योंकि हमारे पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, वो इंडिया के मिड से होकर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इंडिया के अंदर दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो अपर पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, ठीक है, और आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर लेटेंट हीट मिलेगी, यानी यहां पे लेटेंट हीट मिलेगी, हाइट नहीं मिलेगी। पहला रीजन ये है यहां पे ठंड होने का, ठीक है। दूसरा है यहां पर अल्टीट्यूड, यानी जो हाइट ज्यादा, क्योंकि यहां पे हिमालय है, और आपको पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होता है प्रेशर बढ़ता है। यही कॉन्सेप्ट यहां पे लागू होता है। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, आगे चलो मेरे लाल। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे होगा। देखो सन जो है वो 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे, जब वो ऊपर जाएगा तो गर्मी करेगा, यानी टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, यानी ऊपर लो प्रेशर जोन बनेगा, नीचे हाई प्रेशर, और हाई से लो की तरफ मूवमेंट करेगी। बिल्कुल सही बात है सर। सेम दिसंबर के टाइम उल्टा हो जाता है, दिसंबर के टाइम, नवंबर दिसंबर के टाइम सन नीचे आता है, आपको हाँ सर सन नीचे आता है, और जैसे ही नीचे आएगा तो टेम्परेचर हाई कहां होगा, साउथ में, यानी ऑस्ट्रेलिया अपना क्रिसमस कब मनाएगा, गर्मियों में। सर्च करके देख लेना, यकीन तो होता नहीं है मेरी बात पे, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जैसे ही सन ऊपर मतलब नीचे की तरफ आएगा तो हाई प्रेशर जोन कहां बनेगा, ऊपर बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर लो है ऊपर। दिसंबर में सर्दी पड़ती है ना, आप इसको इस कंसेप्ट से समझ लो बेटा, जहां पे आप रहते हो दिसंबर में सर्दी होती है, आपको हाँ सर, तो सीधी बात है बेटा, प्रेशर कैसा होगा सर, टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई हो जाएगा, खत्म बात, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। समझ में आया क्या, चलो फिर यही कंसेप्ट यहां पर लागू हो रहा है मेरे बच्चे, जो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। ये क्यों होता है, देखो winds blowing from sea to land across the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal between जून एंड सितंबर के बीच में बहती हैं, मेनली कॉज बाय द अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, यानी जो जमीन है हमारी, ठीक है, अनइक्वल हीटिंग, क्यों, आपको पता है, अरे क्या हो रहा है लाला, ऐसी चीटिंग नहीं चाहिए, ठीक है। अनइक्वल हीटिंग क्यों, मैंने आपको बताया था, पानी देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, लेकिन जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। सी ब्रीज लैंड ब्रीज वाला कंसेप्ट आया क्या, चलो। ड्यूरिंग समर द लैंड मास ऑफ इंडिया हीट्स अप फास्टर देन द सराउंडिंग्स ओशन, जो समर के अंदर आसपास का जो ओशन है वो ठंडा रहता है, ठीक है, इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, लेकिन जो हमारा लैंड का पार्ट है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों, ये देखो, ये जो लैंड का पार्ट है हमारे बहुत जल्दी गर्म होगा, ठीक है। चलिए, ये क्रिएट करता है लो प्रेशर एरिया, भाई सीधी सी बात है, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, लो हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, लो प्रेशर एरिया बनता है द इंडियन सबकॉन्टिनेंट व्हाइल द इंडियन ओशन रिमेन्स रिलेटिवली कूलर एंड हाई प्रेशर। अब देखो यहां पर देखो जरा, ठीक है, यहां पर देखो जरा, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखना। अब मेरे बच्चों इस चीज को ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहां पर लो प्रेशर जोन बनेगा, यार कलर दूसरा ले लेते हैं, रेड, यहां पर बनेगा आपका लो प्रेशर जोन। क्यों बनेगा लो प्रेशर जोन, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, ठीक है, लैंड मास है, और लैंड मास का टेम्परेचर बढ़ गया अचानक से, ठीक है, वही वो बता रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट व्हाइल द इंडियन ओशन रिमेन्स रिलेटिवली कूलर एंड एज हाई प्रेशर, ठीक है, और जो आपका इंडियन ओशन है, जो नीचे वाला पार्ट है, सदर्न वाला पार्ट है, वो भैया ठंडा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसे, तो भैया टेम्परेचर लो है, प्रेशर आइए, हाई प्रेशर जोन बना दिया मैंने। अब बताओ क्या करना है, अब तुम बताओ जल्दी से क्या करना है। अब करना कुछ नहीं है भैया, जो करेगी हवा करेगी, हवा क्या करेगी, नीचे जाएगी और बढ़ जाएगी। अब क्या है आगे देखो, विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, यही हम बात करते हुए आ रहे हैं कि भैया हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और यही रीजन है कि देखो जब
एयर आएगी यानी हवा आएगी, विंड आएगी बेटा, ठीक है, वो इस तरीके से आएगी और इस तरीके से दो ब्रांचेस में बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ जो इंडिया है उसका जो लास्ट पार्ट है यानी जो हमारा सदर्न पार्ट पड़ता है वो कोन की तरह है और इस वजह से वो दो ब्रांचेस में बढ़ती है, एक बे ऑफ बंगाल वाली, एक अरेबियन सी वाली, यू जाती हैं दोनों, लेकिन जाएंगी ऐसे ही, जाएंगी ऐसे ही, ठीक है। चलो, सो मॉइस्ट विंड्स ब्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड। अब क्या है, जो मॉइस्ट विंड है वो आएगी लैंड के पास, जमीन के पास, उसमें तो पानी है। अब जैसे ही लैंड के पास आती है पर्वत, वहां पे बहुत सारे पहाड़ है, इलायची कार्डमम मिल्स है, बहुत सारी है महेंद्रगिरी, ठीक है, जो हमारा आपका पूरा का पूरा साउथ वाला जो पोर्शन आता है ना हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, ये जो स्ट्रेच होता है यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं हमारे पास, क्लियर, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, इसके अलावा आपके पास मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट पड़ता है हमारे पास, यहां पर आके चीजें रुक जाती है, जो अरेबियन सी वाला पार्ट है ना जो स्ट्रेच है, ठीक है, यहां पे आके हवा बार बार टकराएगी और यहीं पे बारिश करेगी, यहीं पे बारिश करेगी। और आपको याद होगा एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, किसका, जब पहाड़ के एक साइड बारिश होती है और दूसरी साइड नहीं होती, दैट्स कॉल्ड शैडो जोन। तो इस साइड बारिश होगी, इस साइड बारिश कम होती है, सेम वही वाला कंसेप्ट यहां पर लागू होगा। इट अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन द कंट्री। पूरे साल में सबसे ज्यादा बारिश इसी टाइम पर होती है, पूरे साल में सबसे ज्यादा बारिश इसी टाइम पे होती है, क्लियर। देखिए साउथ वेस्ट मानसून की अगर हम देखें, ये चीज ध्यान से देखो जरा, मैं तुम्हें बताता हूं एक चीज, यहां से स्टार्ट होता 22 मई से, 22 मई, ठीक है, 26 मई, 1 जून, 5 जून, 10 जून, 15 जून, 20 जून, और इस तरीके से आगे चलता रहता है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा और यहां से धीरे 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 पूरे इंडिया के अंदर बारिश करता हुआ जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो दिल्ली वाला पार्ट है वो राउंड अबाउट 25 जून पे है, कब तक है, 25 जून पे राउंड अबाउट, है ना, 25 जून, यानी हमारे पास 25 जून के बाद मानसून आता है और इसी वजह से 25 जून के बाद बारिश होना स्टार्ट होती है ना। सेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन जो डेज हैं या जो हमारे पास डेट्स दे रखे हैं, इससे हमें पता चल सकता है कि राउंड अबाउट मानसून कब तक आएगा। और ये कंडीशन तब फुलफिल होती है जब सब कुछ नॉर्मल है, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं हुई है, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी है या कम गर्मी नहीं पड़ी है, तभी ये चीज फॉलो होती है बेटा। अगर ज्यादा गर्मी पड़ जाए, ठीक है, लक बाय चांस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ गई एटमॉस्फेयर में, हीट ट्रैप हो गई है, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो हो गया तो चीजें अलग हो जाएंगी, ये चीज ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्लियर। द मैप शोज नॉर्मल डेट्स हैं एडवांस साउथ वेस्ट मानसून का, जो मानसून एंटर्स करता है इंडिया में अंडमान सी से, ठीक है, अंडमान सी, अंडमान निकोबार ये वाला पार्ट, ठीक है, और एंड एडवांस नॉर्थ और वेस्टवर्ड्स की तरफ चलता है, बाय 30 इट यूजुअली कवर द एंटायर कंट्री, 30 जून तक पूरे कंट्री को कवर कर लेता है, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या बोला, दीज डेट्स में वेरी स्लाइटली फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर ईयर की डेट्स अलग हो सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं मैंने क्या दिया 25 जून, तो 25 जून को ऐसे छतरी लेके बैठा सन ने कहा था 25 जून से बारिश आएगी बारिश आएगी, अरे भाई साहब ऐसा नहीं होता, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी जब जब काले बादल आएंगे बिजली चमकेगी चमकेगी, नहीं चमकी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइंस हमने गलत पढ़ी है, ज्योग्राफी हमने गलत, अबे भैया तुमने गलत नहीं पढ़ी, नेचुरल फिनोमिना अलग है, लिखा आता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, नोट इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, ठीक है, पानी को अगर आपको जमाना है, ठीक है, अगर फ्रीज करना है तो अगर आप सॉल्ट वाटर को फ्रीज करोगे तो उसके लिए टेम्परेचर अलग चाहिए भाई साहब, ऐसा नहीं है 0 डिग्री पे वो भी फ्रीज हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो अब आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, द विंटर मानसून, इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, बड़ा प्यारा है, ठीक है, प्यारा राज दुलारा, ओ नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से कब रहता है, फरवरी, और इसी वजह से आपकी रबी की क्रॉप्स होती है। इससे पहले जो हमारे पास था, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, ये खरीफ की क्रॉप के लिए बेस्ट होता है, किसके लिए बेस्ट होता है बेटा, खरीफ की क्रॉप के लिए, ठीक है, ये रबी की क्रॉप के लिए बेस्ट होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन इंडियन लैंड मास कूल फास्टर देन द सराउंडिंग ओशंस, क्योंकि अब क्या हुआ, अब जो इंडिया का अपर वाला पार्ट है लैंड मास है वो जल्दी कूल होगा, सर टेम्परेचर डाउन हो गया तो प्रेशर हाई हो जाएगा, लेकिन जो सी वाला पार्ट है अब वो थोड़ा ज्यादा गर्म होगा। अब समझ में आया सर बारिश क्यों होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब आ रहा ना भेजे में। In India from October during this season the Indian land mass cooled faster than the surrounding ocean, बाकी सबसे जल्दी ठीक है ठंडा हो जाता है, क्रिएटिंग एक हाई प्रेशर एरिया बनाता है लैंड पे एंड लो प्रेशर ओवर द सी। ये देखो यही बताया मैंने अभी जस्ट कि लो प्रेशर किस पे बनेगा, सी पे, ठीक है,
और हाई प्रेशर किस पे बनेगा, ठीक है, लैंड पे। किस पे बेटा, जमीन पे, ठीक है, क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी ठंडी होती है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई। ठीक है, पानी कैसा होता है, पानी, समझ रहे हो, लैंड जल्दी ठंडी हो गई तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर कम प्रेशर हाई। अब पानी गर्म हो गया यानी टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, तो हाई से लो की तरफ जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए, एज अ रिजल्ट कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ जाती है। दिस विंड जनरली डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट, ज्यादातर पार्ट्स में नहीं लाती। अब आपको सर ज्यादातर पार्ट में नहीं लाती, हम क्यों पड़ता है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं लाती तो उसको मतलब किसी पे भी नहीं आएगी, आएगी भाई बारिश आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आती, सर्दियों में बारिश देखी है ना, तो फिर ठीक है। हाउएवर व्हेन द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स पास ओवर द बे ऑफ बंगाल से जाती है, वो मॉइस्चर लेती है अपने साथ और रेनफॉल करती है। ईस्टर्न कोस्ट इंडिया में, ईस्ट जो कोस्ट है हमारे पास, ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे तो, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे कब्जा करा था ना, ये वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे, किस पे, हमारे रॉकी भाई ने। केजीएफ नहीं देखी क्या, नहीं देखिए तो देखो ना जाके, सलाम रॉकी भाई, क्या बात है। हाउएवर द नॉर्थ ईस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल से पास होता है, ये पिक करता है मॉइस्चर को, कॉज रेनफॉल इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, इस वाले पार्ट में बारिश करता है, मस्त एकदम, ला 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 ला, ठीक है, स्पेशली इन तमिलनाडु, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर, ठीक है। चलिए, दस द विंटर मानसून इज इंपॉर्टेंट फॉर रेनफॉल, ठीक है, फॉर द रेनफॉल ऑफ द साउथ ईस्टर्न रीजन, जो साउथ ईस्ट रीजन के अंदर जो बारिश होती है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, पहला एग्रीकल्चर, अगर देखो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करता हूं हमारे मानसून की, चाहे वो साउथ वेस्ट हो चाहे नॉर्थ ईस्ट मानसून हो, चाहे कोई सा भी मानसून है, इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस गाइस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, ठीक है, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। अब इसकी जो डेट्स है वो इस तरीके से है, ठीक है, देखो 15 अक्टूबर, अब ध्यान से देखना सर आपने 15 अक्टूबर क्यों पढ़ा, मेरे लाल 15 अक्टूबर मत देख तू, 15 अक्टूबर लास्ट है, उससे पहले देख, 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ, फिर 20 को यहां पर आई, फिर 25, 30, 5, 10, 15, यानी 15 अक्टूबर तक मैक्सिमम बारिश करती हुई निकल जाएगी, बारिश करती हुई निकल जाएगी, ठीक है, ये वाला पार्ट है। चलिए अब देखो, वाइटल और रोल ऑफ मानसून, मानसून क्यों इंपॉर्टेंट है, काहे जरूरी है, क्यों जरूरी है बारिश, आपको सर नहाने के लिए, बेटा नहा, जहां देखो अपनी बात ले आते हो, सर मानसून क्यों जरूरी है, बारिश क्यों, सर नहाने के लिए, नहाने के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि सर हम मैले हैं, कैसे बेटा, मन मैला है तुम्हारा, मन के लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तन की तन की गंदगी तो बेटा गंगा भी धो सकती है, मैले मन का क्या करोगे, जो मन में पाप है तुम्हारे उनका क्या करोगे मेरे बच्चे, कुछ नहीं कर सकते, आओ इधर। मानसून प्ले एक वाइटर रोल इन द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज जो मानसून है बेटा वो एग्रीकल्चर से लेके हमारी डेली लाइफ तक ट्रीट करते हैं हम, जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं इसका, ठीक है, देखो बच्चे, हमारे एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट आपको सर, ओके ये तो कॉमन पॉइंट है, हमारे मैक्सिमम मैक्सिमम फेस्टिवल्स इस पे डिपेंड करते हैं, आपको किसका सर कैसे, आपने देखो सावन, जब सावन आता है, हरियाली तीज, बहुत सारी जगह पे मेले लगते हैं, ठीक है, ठीक है, हम फेस्टिवल्स लगाते हैं, हम इंजॉय करते हैं उस चीज को। इसके अलावा अगर मैं अदर देन दिस, ठीक है, हमारी जो रिवर्स होती हैं उनके अंदर हमें पानी मिलता है, रिवर्स फ्लो करना स्टार्ट करती है, ज्यादा करती है, क्योंकि जब मानसून आता है तो वो रिवर्स जो सीजनल है, सीजनल रिवर्स याद रखना बेटा, सीजनल रिवर्स वो रिवर्स होती है बच्चे जो पर्टिकुलर सीजन के अंदर उनके अंदर पानी आता है, ठीक है। और एक होती है पेरेनियल रिवर, पेरेनियल का मतलब क्या होता है, 12 मासी नदियां, 12 मासी मतलब जो पूरे साल बहती है, यानी पूरे महीने, जैसे गंगा, ठीक है, पेरेनियल रिवर है बेटा मेरे बच्चे। और जितनी भी आपकी पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो ज्यादातर सीजनल है, कैसी है, सीजनल है, पानी तो होगा, ऐसा नहीं है पानी बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पानी कम होगा, जब बारिश आएगी तब वो अपने फुल फ्लो में आती है, और जब वो फुल फ्लो में आती है, ओए होए होए नजारे हैं ऑन रेन, ठीक है, सॉरी, मोस्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे बच्चे, ठीक है, मानसून, ठीक है, फार्मर्स रिलाय रेन पे कि ताकि हम जो हमारे सीड्स हैं उनको सो कर सके, बुआई कर सके, ठीक है, ग्रो कर सके। गुड मानसून सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन, वाटर सप्लाई, रिवर्स के अंदर, रिजर्वायर्स में, वेल्स के अंदर डिफाइन करता है कि पानी मिलेगा। मानसून ऑल्सो अफेक्ट्स डेली लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन, फेस्टिवल, एम्प्लॉयमेंट, खासकर रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट, कैसे मेला लगेगा तो लोग कमाने निकलते हैं, जब बारिश आती है आपने देखा होगा, आप अचानक से आप देखोगे कि भुट्टे मक्का बिकना चालू हो जाता है, ठीक है, जब बारिश आती है तो छतरियां, बहुत सारी चीजें बेटा जो कनेक्ट करती हैं। अगर आप हमेशा ये सोचते रहोगे ना, नहीं नहीं इससे इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, बेटा नहीं, जिसने इंप्लॉयमेंट जनरेट करना है वो कर सकता है, उसके अंदर दिमाग बहुत है, जिसने पैसा कमाना है बेटा वो
पत्थर के अंदर घड़ी लगा के भी पैसा कमा सकता, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बस कमाने का जिगर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ठीक है, और हुनर होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो है शर्म। जब आप पैसा कमाने निकलो, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट टू अर्न मनी, ठीक है, आपके जितने भी शर्म लिहाज सबको साइड रखो। आपको बस ये होना चाहिए कि भाई मैं कोई भी काम करूंगा, यहाँ पे जो काम की बात हो रही है, ठीक है, वो बेटा वो काम है जो सोसाइटी के अंदर लीगलाइज है, जिसको सोसाइटी भी अप्रूव करती है, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई भी गलत काम नहीं करते। ठीक है, तो आपको अगर चने भी ऐसा ना, बहुत सारे लोग ऐसे फील करते हैं नहीं नहीं छोटा काम है, नहीं बेटा, काम छोटा बड़ा थोड़ी है। अम्मी जान कहा करती थी कोई भी काम छोटा नहीं। अबे कोई काम छोटा नहीं, सही में नहीं होता भाई, नहीं होता। आप छोटे छोटे काम कर करके करोड़पति बन जाते हो। यूपी के अंदर करोड़पति चाट वाले हैं जो चाट बेच रहे हैं, समझ रहे हो? तो बेटा बस हुनर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पैसा कैसे कमाना, फाइनेंस मैनेजमेंट सीखो बेटा। ठीक है, मानसून ऑल्सो अफेक्ट डेली लाइफ। ठीक है, हाउएवर एक्सेसिव रेनफॉल, लेकिन ज्यादा हो जाएगी तो बाढ़ भी आएगी। ठीक है, नहीं आएगी बारिश तो सूखा भी पड़ेगा। अब देखो, ज्यादा बारिश भी नुकसान है, कम बारिश तो भी नुकसान है, तो हमें एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर बारिश चाहिए। दस मानसून ग्रेटली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड्स। हमारे कपड़े से लेके हमारे पहनावे तक, हमारा जीवन, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? बहुत सा बारिश पे कर रहा है। ज्यादा बारिश आती है, स्कूल की छुट्टी। और आपको पता है एक जगत का फिनोमिना है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कि पूरी रात चलने वाली बारिश सुबह 7:30 बजे करेक्ट बंद हो जाती है। दर्द, दुख, पीड़ा तीनों एक साथ आता है उस वक्त। पूरी रात बरसा है तो दिन में क्यों रुक गया है? दिन में भी बरस जा। ठीक है, भूल गए तुम, टेम्परेचर चेंज हो जाता है क्योंकि सन आ चुका है और टेम्परेचर बदलने लगता है मेरा लाल, प्रेशर बढ़ने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। चलिए, यहां तक क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब हमारा सबसे मेजर टॉपिक जो आता है वो आता है क्लाइमेट चेंज। यार हमने सब कुछ देख लिया, हम इतनी सारी चीजें पढ़ के आ गए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था क्लाइमेट तो बदल रहा है ना। अब आप गर्मी में सर्दी का और सर्दी में गर्मी का एहसास कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? अगर मैं आपसे बात करूं तो अप्रैल मई के अंदर आपने बारिश देखी है? जबकि ऐसा होता नहीं है, अप्रैल मई के अंदर आपने बारिश देखी है, टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होते हुए देखा है। आपको हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, आपने जो चीजें देखी हैं, जहां तक हम पढ़ते हैं और हमने सीखा है, हम यानी मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त, हमने ये सीखा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हीट बढ़ रही है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, अगला मतलब आने वाले कुछ सालों के अंदर जो मकर संक्रांति होगी वो सर्दी में नहीं गर्मी में सेलिब्रेट की जाएगी। आपको कहें हाँ बेटा, मकर संक्रांति जिसको उत्तरायण भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर आयन यानी उत्तर यानी मतलब नॉर्थ की तरफ, ठीक है, आगमन यानी, ठीक है, कमिंग द सन, जो सन है वो कहां आ रहा है? नॉर्थ में आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ के अंदर जब मूवमेंट स्टार्ट होती है सन की, उसको हम कहते हैं उत्तरायण। तो भाई क्लाइमेट चेंज अब धीरे धीरे होगा, ठीक है, और हो भी रहा है, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या नुकसान है? आपने देखा होगा हीट वेव, जानते हो हीट वेव? बेटा हीट वेव क्या है? देखो, अगर आप हीट वेव इंडिया में कहोगे, इंडिया वालों को कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? ये भरी 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये गरम गरम चाय पी सकता है जो इंसान, वो इस धरती पर हमेशा जी सकता है। हमारे यहाँ पर भरी गर्मी के अंदर एक चीज कही जाती है, दोपहर को 4 बजे चाय हो जाए। बेटा भरी 50 डिग्री में चाय पीने वालों का गर्मी क्या ही कुछ बिगाड़ लेगी, समझ रहे हो? कोरोना आया था, मर गया था, दब गया था यहाँ पर। कैसे? यहां पर जिस तेल के अंदर भटूरे तले जाते हो और उसी तेल के अंदर समोसे तले जाते हो और 10 दिन तक चलाया जाता हो और वो काला पड़ चुका हो तेल, उसके भटूरे खाने के बाद यहाँ के लोगों को कुछ नहीं हो रहा, तो कोरोना को कैसे लगा कि उसके आने से कुछ हो जाएगा? सोच के देखो, कोरोना में इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? नहीं आ सकता। ठीक है, ये यमराज के ऊपर से टाप के निकल गए थे, कह रहे कोरोना जी हाँ आ थू ले। समझ रहे हो? ये भारतवासी कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन ये तो हो गई मस्ती मजाक की बात, लेकिन बेटा टेम्परेचर सही में बढ़ रहा है। 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने का बहुत खतरनाक मतलब है। ठीक है, रीजन क्या है? 50 डिग्री टेम्परेचर जब पहुंचा है तो इसका सेंस ये बनता है कि आने वाला जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आने वाले दिनों में यानी 10 डिग्री तक अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो 60 डिग्री पे पहुंचेगा, और आपके वैसे ही जो एसी हैं वो फेल हो रहे हैं। 50 डिग्री में आग लग जाती है आपके यहां पर, समझ रहे हो? और धीरे धीरे अब उत्तरायण यानी जो सर्दी है उसमें गर्मी का एहसास होने लगा है। ठीक है, अब हमारे पास लक्स कोजी पहनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि वैसे ही सर्दी में गर्मी का एहसास ऐसे ही हो रहा है, समझ रहे हो? ठीक है। हीट वेव क्या, देखो जब टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए और हीट जो है वो पूरे के पूरे कंट्री को कवर कर ले। अब ये होता कैसे है, ये सबसे बड़ी बात है। देखो इंडिया में हीट वेव का असर इतना क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट हम यूज टू हो चुके हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा, ठीक है, आप ये कह सकते हो उसके एवरेज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मैक्सिमम मिनिमम ये जो रेंज है वो बहुत ज्यादा, ठीक है, ऊपर नीचे है, क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहीं पर यूरोप की, तो बेटा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो तो -5 -10 तक जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तक का है, 30 डिग्री 35। तो मतलब अगर मैं मैक्सिमम क्या हूं, मैक्सिमम, तो बेटा जैसे ही वो 40 जाता है उनके तो सांसें फूलने लगती है ना, 42 में तो वहां पे डेथ हो जाती है लोगों की, क्या है गर्मी। हमारे यहाँ पे 50 में चाय पी रहे होते हैं, 50 डिग्री में कह रहा चाय हो जाए गरम गरम, आहा साथ में फैन हो जाए तो डुबो के खाओ, आहा सर मजा दिला दिए, अब तो चाय हो जाए, मम्मी से कहो बनवाओ, चलो मैं भी आ रही हूँ, ठीक है। तो क्या सर सिर्फ सन है, बेटा नहीं, टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ा कैसे, यही तो सोचने वाली बात है। देखिए टेम्परेचर बढ़ने के बहुत सारे रीजन है, ह्यूमन उसका सबसे बड़ा रीजन है, हम हम जो दैत्य है ना, दैत्य क्यों कह रहा हूं बेटा, ह्यूमन से बड़ा इविल कोई नहीं है नेचर के लिए, उसी ने सब कुछ बर्बाद करा है, वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा प्राणी है जिसने नेचर की दी हुई चीजें बर्बाद कर दी। नेचर ने पेड़ दिए थे शांति से छांव में बैठो ठंडी हवा खाओ, नहीं अपन ने पेड़ काटे घर में एसी लगा लिए, पागल हो तुम, ठीक है। यही रीजन है कि जो हमारे हिली एरियाज हैं वहां पर जहां पर आज तक पंखे की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर 10-10 एसी लग रहे हैं घरों में, और वो कह रहे हैं है गर्मी, अरे गर्मी क्यों नहीं होगी, पेड़ तो काटते चले जा रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ उड़ाते जा रहे हो, ठीक है, इतनी तेजी से तो मेरे सर के बाल नहीं उड़ रहे हैं जितनी तेजी से पेड़ उड़ा दिए तुम लोगों ने। ये पर्सनल जोक था, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, दिल पे नहीं लेनी बेटा बात। चलो देखो क्लाइमेट चेंज ये रेफर करता है लॉन्ग टर्म चेंजेस को वेदर पैटर्न्स में, जैसे टेम्परेचर रेनफॉल या विंड के अंदर। मैंने आपको बताया अप्रैल मई के अंदर बारिश हो रही है जो यूजुअली नहीं होती, अनयूजुअल पैटर्न है, ठीक है। आप नवंबर तक गर्मी का एहसास कर रहे हो, ठीक है, आप मस्त शॉर्ट्स में घूम रहे हो नवंबर के अंदर, उसका मतलब है गर्मी सर्दी आई नहीं है। तो क्या है ये चेंजेस हैं किसमें, क्लाइमेट में मेरे लाल मेरे चुन्नू, समझ रहे हो। कॉजेस क्या है भाई, ह्यूमन एक्टिविटी, हमने क्या कर दिया, पेड़ काट दिए, फॉसिल फ्यूल जलाए जा रहे हैं, धुआं बढ़े जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े जा रहा है, लेयर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हीट ट्रैप हो रही है, हीट ट्रैप होते ही टेम्परेचर बढ़ रहा है और बूम तुम्हारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने से रिवर का लेवल बढ़ रहा है, रिवर का लेवल बढ़ रहा है लेकिन हम जमा नहीं पा रहे, तो सारा ओशन में जा रहा है, धीरे धीरे ओशन का लेवल बढ़ रहा है, तो हमारी मुंबई डूबने वाली है। सर एक सांस में भूल गए, समझ में तो आया लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया, सुनो भाई। क्या होता है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर मतलब अर्थ पे, देखो अर्थ है, आपने कहा यस सर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमारी गैसेस है, गैसेस से कवर है, यहाँ क्या कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर आ गई, ओए क्या मजा आ रहा है सर, क्या ड्राइंग है आपकी, थैंक यू, आई लव यू टू, ठीक है। यहाँ पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आया, हीट आई, लेकिन हीट यहीं पे ट्रैप हो गई। अब हीट ट्रैप हुई तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर चुन्नू बढ़ गया, जब टेम्परेचर बढ़ गया ही तो बेटा ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ठीक है। ग्लेशियर हम संभाले भी तो किन लोगों के लिए संभाले, समझ रहे हो। आजकल जिस हिसाब से रीलें चल रही हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है ग्लेशियर संभालने चाहिए इस वाली जनरेशन के लिए, लेकिन फिर भी दायित्व है हमारा, ठीक है, क्योंकि हमने ये उनसे उधार लिया है, ठीक है, वी टेकन एज अ लोन फ्रॉम देम, ठीक है, समझ रहे हो, हमें कोई विरासत में नहीं मिला है, कोई सक्सेशन वाला पॉइंट नहीं है, हमारे रिसोर्सेज हमने हमारी नेक्स्ट जनरेशन से लोन पे ले रखे हैं, और लोन की खास बात होती है विद इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी हमें इससे बेटर करके उनको देना पड़ेगा, यस दैट्स अ पॉइंट बच्चे। डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फेंके जा रहे हैं, पी के जा रहे हैं, ये एक्शन इंक्रीज करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ट्रैपिंग हीट, रेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जो अभी बताया हिंदी में बताया मैंने वही इंग्लिश में लिखा है और कुछ नहीं है, क्लियर। इसका रिजल्ट क्या है, हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंट फ्लड्स, ड्रॉट, सूखा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी का लेवल बढ़ रहा है और हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। बायोडाइवर्सिटी यानी जो हमारे जितने भी प्राणी हैं, पशु हैं, जीव जंतु हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं झेल पा रहे, भाई इंसान मर जाता है यार, समझ रहे हो आप। टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान के मरने की नौबत आ रही है। अचानक से आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, हॉलीवुड मूवीज, जिसमें अचानक से दिखाते हैं कि अचानक से, ठीक है, स्नो स्टॉर्म आया और सब कुछ जम गया, हो सकता है,
जिस हिसाब से क्लाइमेट चल रहा है। अचानक से एक रे आती है, पूरी की पूरी धरती जलने लगती है, हो सकता है, पॉसिबल है। तभी जब आपने थिंकिंग ब्रॉड करी है ना कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्यों, हम जिस हिसाब से चीजें कर रहे हैं वो क्या है, वो एक तरीके से आपको वार्निंग है कि रुक जाओ प्रभु, रुक जाओ माथुर साहब, रुक जाओ, कुछ तो रहम कर लो देश पे, धरती पे, रुक जाओ भाई साहब। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, सॉरी, क्लाइमेट चेंज ओनली थ्रेटन इकोसिस्टम नहीं, ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड पे। सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, कलेक्टिव एफर्ट्स डालो, रिड्यूस कर दो कार्बन फुटप्रिंट, रिड्यूस करो। ठीक है, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज को यूज करो, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, अडॉप्ट करो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कि भैया हम इस तरीके से रिसोर्स यूज करेंगे ताकि वो बच भी जाए और हमें ज्यादा नुकसान ना हो। नेक्स्ट, एवरी स्मॉल स्टेप्स काउंट, हर एक छोटा छोटा स्टेप्स वो काउंट होता है। जैसे कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि आपने कहा किसी से कि यार पानी का नल बंद कर दो या बाल्टी बचा लो, सामने वाला पर्सन कहता है मेरे बाल्टी बचाने से पानी बच जाएगा। अरे भाई तेरे बचाने से नहीं बचेगा, लेकिन तेरे जैसे अगर 1000 लोग बचेंगे तो बचेगा ना। तो शुरू तो कर, अरे शुरू तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, कहीं से तो स्टार्ट होगा ना, वो है ना। ठीक है, 1000 मील का सफर भी, ठीक है, पहले कदम से शुरू होता है। तो भाई पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, विदाउट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप आप कैसे कह सकते हो कि हम अपनी जर्नी तक पहुंच पाएंगे? तो बेटा गोल तक पहुंचेंगे, पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा, तो पढ़ो ना, करो भाई। अरे तो करो ना, हम भी थक गए, वो भी करो भाई साहब, एवरी स्मॉल स्टेप्स काउंट। ठीक है, ग्रीनर फ्यूचर चाहिए तो काम करना पड़ेगा। समझ में आ गई बुद्धि में बात? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नहीं। ठीक है, आपकी बुक में केस स्टडी भी दे रखी है इससे रिलेटेड, अगर याद हो तो। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन, इंपैक्ट्स, एवरी स्टेप मैटर्स। ठीक है, अब जो केस है वो केस स्टडी है पंजाब फ्लड की, जो हम रिसेंटली देखते हैं। रिसेंट में हुआ था, पंजाब के अंदर फ्लड आई और ऐसी सिचुएशन पंजाब के अंदर पहली बार देखने को मिली। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं मिली, लेकिन ऐसी खतरनाक सिचुएशन नहीं मिली, और वो भी रिसेंट टाइम्स में। और अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड होता है फ्लैश फ्लड, अगर आपने नहीं सुना हो तो आज सुन लेना बेटा, फ्लैश फ्लड भी होता है। ठीक है, आपको न्यूज में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये वहां पे मिलेगा, ठीक है, जहां पर डेजर्टेड एरिया होते हैं वहां पर, या जहां पर आप पहाड़ी यानी हिली एरियाज में फ्लैश फ्लड बहुत जल्दी देखने को मिलती है। फ्लैश फ्लड क्या होता है? अचानक से पानी का स्तर बढ़ जाना, अचानक से क्लाउड बस्ट हुआ, पानी आया, एक साथ बढ़ गया। राजस्थान में फ्लैश फ्लड आई है, ठीक है, सऊदी में भी फ्लैश फ्लड आई है। तो कैसे? क्योंकि वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना बच्चे, वो इस लेवल पे नहीं होता कि इतना पानी को संभाल पाए। ठीक है, और जब इतना पानी नहीं संभाल पाता तो सिंपल एक ही चीज होती है। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उस पानी को वो बाहर फेंक दे, तो वहीं पे जम जाता है। दैट्स कॉल्ड व्हाट, इसी को हम कहते हैं फ्लैश फ्लड। समझ में आया? बुद्धि में आई बात? हाँ सर आ गई। ठीक है, अब आपको क्या सर, तो वो इतना स्ट्रांग क्यों नहीं बनाते? बेटा क्योंकि वहां पर ये डेली फिनोमिना नहीं है ना, वहां पर 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में एक बार ऐसा सिचुएशन होगी। तो उसको बना लेना, फिर उसके ऊपर ज्यादा मेंटेनेंस चार्जेस खर्च करना, चीजें करना, वो वायबल नहीं है, या फिर वो लॉजिकल भी नहीं। समझ रहे? आपको सर फ्लैश फ्लड आएगी तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा, बेटा फ्लैश फ्लड आने के चांसेस कम है ना, समझो इस चीज को। हम उसे तभी तो फ्लैश फ्लड कह रहे हैं, और नॉर्मल फ्लड नहीं कहते थे। फ्लैश फ्लड अचानक से फ्लड आई है वो, ठीक है, उसके लिए कोई तैयार नहीं होता। नॉर्मल फ्लड के लिए आप तैयार हो सकते, फ्लैश फ्लड के लिए कैसे तैयार हो गए यार? जैसे 2015 पंजाब के अंदर एक्सपीरियंस करता सीवर फ्लड्स ड्यू टू हैवी मानसून रेन्स, कंसेक्यूटिव स्वेलिंग, रिवर सतलुज, ब्यास, रावी जो रिवर्स है, पानी भर जाता है, फ्लड डैमेज करता है पूरे स्टेट्स को, गांव के गांव डूब जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, बहुत से घर, फसलें, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ A to Z चीजें बर्बाद होती है। क्लियर? जबकि जो पानी है वो रिसीड करना, कुछ प्लेसेस पे रिलीफ ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन जो इफेक्ट होता है वो डिवास्टेटिंग होता है भाई। देखो, जब फ्लड का पानी नीचे उतरता है तब लिटरली पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जब फ्लड आती है तब आपको दिख रहा हो पानी पानी पानी, जब पानी घटेगा ना तब लिटरली रियलाइज होता है कि नहीं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लोगों के घर बह गए, ठीक है, उनका पूरे जीवन भर की कमाई चली गई, ठीक है, सब कुछ, किसी के घर सर पे छत ही नहीं है, किसी का बेचारे का घर, ठीक है, कच्चा मकान था वो बह गया, जमीन का नहीं पता, फसल लगाई थी, फसल इस बार बहुत अच्छी होनी थी, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ, सब कुछ। और बेटा बारिश के अंदर, बारिश की खास बात होती है उसमें आंसू नहीं दिखते। ठीक है, द स्टेट सफर्ड हैवी इकोनॉमिक लॉसेस, सोशल डिस्ट्रप्शन, एनवायरमेंटल डैमेज, अंडरस्कोइंग द अर्जेंट नीड फॉर इंप्रूव फ्लड मैनेजमेंट। की भाई फ्लड मैनेजमेंट हो ऐसे स्टेट्स में तो बिल्कुल हो जहां पर फ्लड आने के खतरे हैं, या जो रिवर्स वाले स्टेट्स हैं उनको तो हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए फ्लड्स के। क्लियर? चलिए
कॉजेज क्या है, पहला है नेचुरल कॉज, फिर उसके बाद ह्यूमन कॉज भी आता है जो ह्यूमन की वजह से हुआ। नेचुरल कॉज 2015 में बहुत हैवी मानसून आता है, इंटेंस हो जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। इट रेन नॉट ओनली, सिर्फ पंजाब नहीं, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर भी हुआ, लेकिन सारा का सारा पानी आएगा तो रिवर्स में, और रिवर्स पंजाब से होकर फ्लो करेंगी। द मेजर रिवर्स पंजाब जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, घग्गर वर ऑलरेडी फ्लोइंग हाई बिफोर हैवी रेन्स, उससे भी पहले वो हाई फ्लो में बह रही थी, ठीक है, और उसके बाद बारिश और ज्यादा आ गई। When additional rain fell, water from the hills, local rainfall caused river to overflow, leading to severe flooding in many parts of the Punjab. Means पहले तो नदी अपने उफान पे, ऊपर से बारिश, ऊपर से लोकल, यहाँ पे जो लोकल वर्ड लिखा ना, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। When additional rain fell, water from the hills and local rainfall, लोकल रेनफॉल मतलब जो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया, सिर्फ पंजाब में हो रही है, जलंधर टाइप, जलंधर है वहां पर बारिश हो रही है, उसकी वजह से पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही ज्यादा लेवल बढ़ा तो बेटा सब कुछ डूब जाएगा। क्लियर, चलिए। और जिसकी वजह से पूरे पंजाब में बाढ़ आई, पंजाब के अंदर। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन मेड कॉजेज। फ्लड्स वर फर्दर एग्रीवेटेड बाय वीक और ओल्ड रिवर, जो एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे, छोटे छोटे बांध, वो टूट गए, ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, विच कुड नॉट स्टॉप द राइजिंग वाटर, जो पानी को नहीं रोक पाए। देखो कच्चे बांध है, कितना रोक पाएंगे पानी को एक लेवल तक, उसके बाद तो। और देखो पानी जमा हो रहा है, ऐसे समझो इस चीज को ना, ऐसे समझो, देखो इधर समझो मेरा, इस चीज को ऐसे समझो, ये डैम बनाया इन्होंने, ये पानी को रोक रहा है एक लेवल तक, एक लेवल तक पानी को रोक रहा है, एक लेवल तक पानी को रोक रहा है, बस एक लेवल तक। लेकिन जिस दिन ये टूटेगा वो सारा पानी एक साथ प्रेशर में जाएगा एकदम बूम करके, तो वही चीज हुई वहां पर। ओवर टाइम सिल्ट मड हैड कलेक्टेड इन रिवर्स, डैम्स रिड्यूस देयर कैपेसिटी, कैपेसिटी कम हो गई, ठीक है। बहुत सारे एरियाज में फ्लड वार्निंग्स केम बाद में आई, ठीक है, और क्लियरली कम्युनिकेटेड नहीं हुई, जिसकी वजह से लोग प्रिपेयर नहीं थे, और प्रिपेयर नहीं तो नुकसान ज्यादा होना था मेरे बच्चे। ऑल दिस फैक्टर एक साथ आते हैं और फ्लड आती है, और डिवास्टेशन वहां पे हमें देखने को मिलती है, और पूरा का पूरा पंजाब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पंजाब उस बाढ़ से त्रस्त होता है, और आज भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। बेटा कोई भी नेचुरल कैलेमिटी ऐसा नहीं है आज आई एक महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता, नहीं बेटा, साल लग जाते हैं, ठीक है, लोगों के 10-10 साल लग जाते हैं उस चीज में दोबारा रीडेवलप करने के लिए, ठीक है। इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज से हमेशा ये कहा जाता है कि प्रिपेयर रहना चाहिए हमें, ठीक है। अगर हम एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो नेचुरल कैलेमिटी या फिर नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो वहां पर उस तरीके से प्रिपेयर हो कि यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, और कल ही बाढ़ आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रिपरेशन जरूरी होती है मेरे बच्चे। समझ में आया। बेशक एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ, ठीक है, की टीम पहुंची हो वहां पर, सब कुछ हो, लेकिन आपको पता है आप नहीं कर सकते इतनी सारी चीजें, ठीक है। हमें खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी, हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि हम कैसे चीजों को सेव करें, ठीक है। और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, यूपी में बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ आती है, मैक्सिमम स्टेट्स में बाढ़ आती है जहां जहां रिवर्स है हमारे पास, ठीक है। और जब हरिद्वार का वाले एरिया के पास आप देखते हो, जब गंगा रिवर के अंदर पानी बढ़ता है, ठीक है, तो उस जगह भी आती है, ठीक है। बिहार कोसी नदी, पता है, ये इस तरीके के जो एरियाज है ना बेटा, यहां पर जब बाढ़ आती है तो लोग पहले से प्रिपेयर हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाढ़ आएगी, फ्लो, ठीक है, फ्लड आएगी, फ्लड प्रोन एरिया है, लेकिन जिस एरिया में आज तक बाढ़ सिर्फ सुनी हो, देखी ना हो, वो कैसे प्रिपेयर होंगे जब फ्लैश फ्लड आती है। राजस्थान में कह दूं बाढ़ आ गई, लोग कहें पागल हो गया मास्टर, अरे भाई मास्टर पागल नहीं है, फ्लैश फ्लड आती है वहां पे, सर्च करके देख लेना। अब वो कैसे प्रिपेयर होंगे, उन्होंने तो सिर्फ रेत देखी है अभी तक, अचानक से पानी आ गया, वो कह रहे तो अचंबा वाली बात है। तो इस तरीके से समझ रहे हो बेटा। चलिए, यह है पंजाब फ्लड्स 2025 का जो एरिया है, एम्बैंकमेंट्स कैसे टूटे, चीजें कैसे बनाई गई। अब देख रहे हो, बस रिवर कितने उफान पे है अपने, और अचानक से अगर पानी टूट जाए यहां से तो धप्पा हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ बह बह के आएगा, आज मिट्टी देख रहे हो लेवल बढ़ चुका है, डैम कहां तक पानी रोकेगा, डैम में सिर्फ मिट्टी मिट्टी बची, पानी तो आगे निकल रहा है। क्लियर, चलिए। आप इफेक्ट्स फ्लड्स के, बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली गई, हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, छोड़ना भी क्या, बाढ़ ने घर से बाहर निकाल दिया लात मार के भाई साहब, ठीक है, रिलीफ कैंप में रहे, ठीक है, पैडी की फसल खराब हो गई, पोल्ट्री और डेयरी फार्म्स डैमेज हो गए, जितने भी उनके एनिमल्स थे, ठीक है, कैटल्स थी, उनकी डेथ कॉमन हो गई, ठीक है। जो फ्लड सिचुएशन होती है उसके अंदर कैटल्स को कौन संभालेगा, कोई नहीं, तो लाशें जो होती है वो पानी के ऊपर बह रही थी, काऊ, बफेलो, चिकन्स गॉट सिक और डाइट, बहुत सारे बीमार पड़ गई, बहुतों की डेथ हो गई, रोड्स, ब्रिजेस, बॉर्डर फेंसेस, सब कुछ डैमेज हुआ, सब कुछ।
मर्क स्टैंडिंग वाटर कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जिसकी वजह से जो पानी था जो इकट्ठा हो गया, ठीक है, उससे फिर बीमारियां बढ़ने लगी। ठीक है बच्चे, इंक्लूडिंग द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज एंड सैनिटेशन कंसर्न, सबसे ज्यादा था कि भाई सैनिटेशन है नहीं, वाटर बॉर्न डिजीज अब बढ़ चुकी है और चीजें एकदम बद से बदतर होती चली गई। क्लास क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस जो आपको थोड़ी और कंसेप्ट क्लियरिटी देंगे। पहला है व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, स्टेट एनी टू फंक्शन। एटमॉस्फेयर क्या है, आपको पता है एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट है किसका बेटा? एयर का, जो गैसेस का, जो अर्थ को सराउंड करता है। ओके सर, ये रहा पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देता है ब्रीदिंग के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, हार्मफुल यूवी रेस से। हाँ सर बिल्कुल करता है। ठीक है, यानी जो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से वही पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होकर आए हैं। बस देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट आपको बताया था। क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन या फिर लॉन्ग एवरेज ऑफ वेदर, मिनिमम 30 ईयर्स, कम से कम 30 साल तो चाहिए। वेदर क्या है बेटा? जो वेदर होता है वो पल पल बदलता रहता है। मेरा यार बदलना जाना मौसम, मौसम की तरह है, यानी मौसम तो पल में बदल जाता है, यूं शू। तो इस तरीके से सेम वही वेदर डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की। क्लाइमेट एवरेज है, वेदर की प्लेस ओवर अबाउट 30 ईयर्स। वेदर चेंज होता है फ्रीक्वेंटली, जबकि जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। आप कोई मेजर फैक्टर बता दो जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। अभी तो पढ़ के आए हो, क्या क्या है? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रिलीफ इन्फ्लुएंसेस रेनफॉल, विंड्स एंड ओशन करंट्स। ओके सर, बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, लैटिट्यूड भी पढ़ा, ऑल्टीट्यूड भी पढ़ा, डिस्टेंस फ्रॉम सी भी पढ़ा। ठीक है, विंड्स एंड ओशन करंट्स भी पढ़ा। विंड्स भी पढ़ी हमने सर, कि किस तरीके से हवा जाती है और पलट जाती है। चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है? प्रोवाइड्स लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, यूवी रेस से बचाता है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता है, वेदर और वाटर साइकिल को सपोर्ट करता है। ठीक है, बर्न्स मोस्ट मीटियोर्स, अर्थ से पहुंचने से पहले ही मीटियोर्स को जला देता है बेटा, वरना तो रोज यहाँ पे उल्का पिंड गिरे, मीटियोर्स गिरे और धम ही धम धम ही धम धम ही धम, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। इतने तो भारत सरकार की रोड में गड्ढे नहीं है जितने ये कर देगा मीटियोर। समझ रहे हो? ये सटायर था, आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, और मेरे बच्चों इसकी रील बना सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए होपफुल यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गए, यहां तक कंसेप्ट समझ में आए होंगे तुम्हें बिल्कुल। चलिए तो क्लास यहां पर एंड होता है ये चैप्टर। आई होप आपको समझ में आएगा, मजा आएगा तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, लव यू टू।